हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम देने से पहले देखना ही चाहिए, राइट। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारे को हर बार एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन कंपलसरी देखने को मिलता है 14 मार्क्स का, जिसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला आपका सप्लाई चैप्टर से लेकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर तक सारे ही जो चैप्टर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है ना। यहां पर मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं वो क्या है, मैं पहले आपको सोर्स बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा आरटीपी मई 26 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा जनवरी 26 के एग्जाम में आया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा जनवरी 26 के आरटीपी में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा सितंबर 25 के एग्जाम में पूछा गया था और पांचवा क्वेश्चन हमारा सितंबर 25 की आरटीपी में पूछा गया था, राइट। सो तीनों आरटीपी के मैंने क्वेश्चन ले लिए, सितंबर 25, जैन 26 एंड मई 26, और दो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन ले लिए जिसमें सितंबर 25 आ गया और जैन 26 आ गया, राइट। तो ये पांचों क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गए, समझ में आ गया, तो आपको इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं और हमारा प्रिपरेशन कैसा रहना चाहिए। समझ में आया? चलो, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों देखो, एक लाइक तो बनता है क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। ये पीडीएफ जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आरटीपी मई 26 का क्वेश्चन है और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे को नवंबर 23 के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो कि 14 मार्क्स का रहा था। ठीक है, आ जाओ रीड करते हैं। अर्थोवेयर लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इज एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल मंथ का हमको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। अब पहले कुछ आउटवर्ड सप्लाईज दिया है, देन कुछ इनवर्ड सप्लाईज है एंड लास्ट में हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। अर्थवेयर लिमिटेड विशेष टू ऑप्ट फॉर मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, यानी कि देखो, अगर आपका वैल्यू जो है, दो वैल्यू अगर निकल रहे हैं तो उस केस में आपको जो सबसे कम वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो लेना रहेगा, ताकि हमको कम टैक्स पे करना रहे, है ना। जनरली जब हम लोग रूल नंबर 28 लगाते हैं या रूल नंबर 29 लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, दो वैल्यू में से कोई भी आप पिक कर सकते हो। तो वहां पर ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा, कुछ ब्रांच ट्रांसफर किया है, उससे रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है। थर्ड में हमको रेट दिया है। रेट कितना है देखिए, 9%, 9%, 18% रेट है फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल के केस में 5% का रेट दिया हुआ है, सो हमको ध्यान रखना है। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। नो इनवर्ड सप्लाईज इज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी आईटीसी। ठीक है भैया, ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको निकाल के दीजिए एलिजिबल आईटीसी कितना है और दूसरा मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल मंथ का हमको यहाँ पर निकालना रहेगा। ठीक है जी, सबसे पहले फॉर्मेट हमारे को क्लियर है। पहले आउटवर्ड सप्लाईज देखेंगे, आउटवर्ड सप्लाईज में कितना मेरा लाइबिलिटी बनता है वो यहां पर निकाला जाएगा। देन हम लोग आईटीसी देखेंगे, कितना आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है। फिर अगर आपका कोई आरसीएम का लाइबिलिटी है तो वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड लास्ट में आपको सेटअप करना रहता है। ठीक है जी, चलो वन बाय वन ट्रांजेक्शंस को देखेंगे, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा ध्यान इधर रखना मेरी तरफ। ठीक है, चलिए पहला आउटवर्ड सप्लाई बोला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्विस जो है प्रोवाइड किया है अनरिलेटेड क्लाइंट को, जो कि लोकेटेड है फॉरेन कंट्री के अंदर, है ना। सो एक पार्टी फॉरेन में है और मैं तो इंडिया में हूं, क्योंकि यहाँ अर्थोविया कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की है। अब दूसरा आगे रीड करते हैं। इन ऑल केसेस द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। सो कंसिडरेशन भी कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आया। अब समझिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमको 5 कंडीशंस ध्यान रखना पड़ता है। पहला, सप्लायर शुड बी इन इंडिया, तो मैं तो महाराष्ट्र में हूं। रेसिपेंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, तो रेसिपेंट मेरा फॉरेन कंट्री में है। प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन नंबर 13 लगेगा यहाँ पर, क्योंकि एक पार्टी इन इंडिया एक पार्टी आउटसाइड इंडिया। सब सेक्शन 2 जो डिफॉल्ट प्रोविजन क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो रेसिपेंट तो आउटसाइड इंडिया ही है, तो ये थर्ड कंडीशन भी मेरा फुलफिल हो रहा है। फोर्थ कंडीशन, पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। सो ये लाइन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया पैसा जो है कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। और पांचवा पॉइंट, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपेंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, है ना। सो वो कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भैया डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया हुआ है ना। तो अब इस केस में एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब 20 लाख रुपीस को हम यहां पर एक्सपोर्ट माने तो एक्सपोर्ट के दो तरीके होते हैं, या तो आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करो या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना, बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके। क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्लैरिटी हमको नहीं दिया कि विद पेमेंट कर रहे हैं या विदाउट पेमेंट कर रहे हैं, है ना। आप अगर एडिशनल पॉइंट्स भी देखोगे
कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं दिया। अब इस ऐसे केसेस में हमको अजम्पशन लेना पड़ता है। क्या अजम्पशन ले सर? तो सबसे ज्यादा अच्छा अजम्पशन क्या रहता है? 90% केसेस में जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी ही होता है ना। हम कोई बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस केस में भी वही अजम्पशन हम लेंगे और 20 लाख रुपीस पे कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट? क्योंकि एक तरह का जीरो रेटेड सप्लाई हमारा बन जाएगा। समझ में आया? तो पहला केस में 20 लाख में हमारा नील हो जाएगा। और पॉइंट्स देखो, सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी चीजें बताइए, पांचों पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने रहेंगे, है ना। और उसके बाद बताया कि ये देखो ये जीरो रेटेड सप्लाई है, और हमने जो अजम्पशन लिया है वो भी बताना रहेगा कि देखिए हमने माना है कि ये एलयूटी फाइल करके जो है एक्सपोर्ट किया गया है। समझ में आया? पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। 50 ब्लूटूथ स्पीकर जो है सप्लाई किए गए एट हैदराबाद टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर दिए 8 लाख रुपए के, और साथ में बोला है चार्जिंग केबल्स मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग द ब्लूटूथ स्पीकर वर आल्सो सप्लाइड अलोंग विद दिस स्पीकर्स। ठीक है भैया, ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल भी देना पड़ेगा। देखो ये 72,000 के सप्लाई किया है, लेकिन ये हमारा कंपोजिट सप्लाई है, दोनों चीजें है ना, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है, साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है। अब इस केस में इवन दो हमको अमाउंट अलग अलग दिया है, लेकिन हमको इसको कंपोजिट सप्लाई मान करके पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे लिए? 8.72 लाख, है ना। 8,72,000 का मेरा वैल्यू हो जाएगा। और इस पर रेट कौन सा लगेगा? जो ब्लूटूथ स्पीकर पे लगता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है, वही रेट यहां पर हमको लगाना रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो हमको बोला है कि नॉर्मल रेट तो हमारा 99% है, लेकिन चार्जिंग केबल पे जो रेट है वो 5% का है। इवन दो चार्जिंग केबल पे अलग रेट दिया है, बट अपने को प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ही लगाना रहेगा। सो अपने को 99% का रेट ही यहां पर लगाना रहेगा। समझ में आया? अब वैल्यू मुझे क्लियर हो गया कि 8,72,000 का वैल्यू हो गया है। सप्लाई क्या है? इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है? तो देखो अब हम कहां पर है? हम महाराष्ट्र में है, और सप्लाई का क्या है? हैदराबाद में। और गुड्स का सप्लाई क्या है? तो 10(1)(a) क्या बोलता है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो मूवमेंट तो हैदराबाद में टर्मिनेट हो रहा है, तो इट इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, है ना। तो 8,72,000 पे हम लोग लगा देंगे 18%, यानी कि 1,56,960, है ना। 156,960 ये हमारा आईजीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया? इंटरस्टेट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई है, तो 18% का रेट ही हमने यहां पर लिया है। डन है? अभी तक दोनों एडजस्टमेंट समझे हैं। चलिए थर्ड केस पे आ जाइए। प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, पहले ही बोल दिया तो हमको सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट लगाना है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस दे रहे हैं, किसको? उज्जवल ग्रोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फॉर देयर रिटेल लोन प्रोडक्ट्स। अब देखिए डीएससी से रिलेटेड हमने आरसीएम के अंदर एक एंट्री पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वो एंट्री क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल डीएसए है और उसने बैंक को या एनबीएफसी को सर्विस दिया है तो फिर आरसीएम लगता है। अब हम यहां पर सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हम इंडिविजुअल है क्या? नहीं सर, अर्थोविया तो यहां पर लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स का पेमेंट करना रहेगा, राइट। सो 3,80,000 पे हमको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर 99% का रेट यहां पर लगाना रहेगा। क्लियर हुआ? सो 3,80,000 का हमारा अमाउंट हो गया, इस पे 9% अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 34,200, है ना। इतना अमाउंट सीजीएसटी का और उतना का उतना ही एसजीएसटी का भी हो जाएगा। समझ में आया? 34,200 हमारे यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आरसीएम क्यों नहीं लगा समझा ना, क्योंकि हम यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाइए। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी गई है, प्रोवाइडेड टू टूरिस्ट बाय अ कंपनी ओन्ड फेरीज। फेरी के थ्रू सर्विस दे रहे हैं बिटवीन टू आइलैंड्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर टूरिज्म पर्पस। अब हमने एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ा कि ऐसा कोई भी सर्विस आप दे रहे हो टू आइलैंड्स इन इंडिया के बीच में, और अदर देन अगर टूरिज्म पर्पस है तो फिर वो एग्जामिशन में कवर होता है। लेकिन चूंकि यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हम टूरिज्म पर्पस के लिए दे रहे हैं सर्विस, तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्स हमको पे करना रहेगा। अब अमाउंट है 1,20,000 का, इस पे हमको कौन सा ट्रांजेक्शन है, देखो इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, तो समझो यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो ये मेरा आएगा सेक्शन नंबर 12 में, सबसेक्शन 9 अगर आपको याद हो तो, प्लेस ऑफ सप्लाई का, आईजीएसटी एक्ट का। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड होता है, तो जहां से वो पैसेंजर एम्बार्क करता है ऑन अ कंटिन्यूअस जर्नी, है ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। एम्बार्क मतलब क्या होता है? जहां से शुरू करता है अपना जर्नी। अब जर्नी तो देखो आइलैंड जो है दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही हो जाएगा। अब हम भी तो महाराष्ट्र में ही है, तो इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी लगाना रहेगा। ठीक है जी। सो 1,20,000 का मेरा अमाउंट हो गया यहां पर। 1,20,000 पे मैं यहां पर 9% लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 10,800 सीजीएसटी एंड 10,800 एसजीएसटी। क्लियर है? समझा कि नहीं? ये एग्जामिशन चैप्टर से पॉइंट पूछा गया था, है ना। सो ध्यान रखना, अगर टूरिज्म पर्पस है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है।
चलो अगले एडजस्टमेंट पे आ जाइए। अगला एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का अपने एजेंट को, है ना, एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ बिहार, एजेंट बिहार में। अब देखिए हम तो महाराष्ट्र में, तो मतलब अगर सप्लाई हुआ तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, आईजीएसटी लगेगा। ओपन मार्केट वैल्यू जो है दिया हुआ 3 लाख। द सेट एजेंट सप्लाइज गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर एट रुपीज 3,20,000। ठीक है भैया, दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। अब एजेंट के केस में मेरा वैल्यूएशन का रूल कौन सा लगता है? रूल नंबर 29। सर 29 मार्च को आपका बर्थडे आता है ना, उस दिन एजेंट्स का हमने याद रखा था ऐसे, तो रूल नंबर 29 आपको लगाना है। रूल नंबर 29 ने दो ऑप्शंस दिए आपको, है ना, कि जो मर्जी चाहे वो ले लो। पहला ऑप्शन बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू मेरे को दिया 3 लाख का, है ना, सो एक अमाउंट तो मेरे पास हो गया 3 लाख का। अब इसको कंपेयर करेंगे कि भैया ये जो सप्लायर है ये अपने अनरिलेटेड कस्टमर को जो भी प्राइस पे सेल कर रहा है उसका 90% ले लो, है ना। अब आप यहां पर 3,20,000 में सेल कर रहे हो, इसका अगर मैं 90% करूं तो कितना आएगा? 3,20,000 का 90% अगर आपने करेंगे तो 2,88,000 आ जाएगा, है ना। सो 2,88,000 मेरा यहां पर एक और वैल्यू हो जाएगा। अब अगर मेरे पास दो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाता है तो मुझे कौन सा लेना है? तो क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि आप मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ले लीजिए। अब मेरा बेनिफिट तो ये 2,88,000 में ज्यादा है क्योंकि इसमें मुझे कम टैक्स पे करना रहेगा, राइट। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2,88,000। इस पर मुझे आईजीएसटी लगाना है क्योंकि सप्लाई बिहार में किया जा रहा है ना, और गुड्स का सप्लाई है, तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही प्लेस टू सप्लाई होगा। तो 2,88,000 पे अपने को लगा देना है 9% ईच, सॉरी अपने को 18% लगाना है ना। सो 2,88,000 पे 18% अपने को लगाना रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 51,840। 51,840 समझ में आया? दो ऑप्शन थे मेरे पास, दोनों में से मैंने जो सबसे कम वाला वैल्यू था, लीस्ट वाला जो था, वो हमने यहां पर कंसिडर किया है। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारे सारे ही आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई पॉइंट है क्या आउटवर्ड सप्लाई का? तो हाँ, हमको एक ब्रांच ट्रांसफर से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है ना। सो अर्थव ऑयल लिमिटेड ट्रांसफर कर रहे सर्टेन टैक्सेबल आइटम्स टू इट्स केरला ब्रांच फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल ऑन द ओकेजन ऑफ इनोग्रेशन ऑफ द सेड ब्रांच। फ्री सैंपल्स के तौर पे दिए जा रहे हैं, मतलब देखो अगर आप फ्री में कोई भी सप्लाईज करते हो तो आईटीसी नहीं मिलता है ना। तो ये जो रेसिपेंट है हमारा, ये जो केरला ब्रांच है, इसको आईटीसी तो मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी, विच इज येट टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वो रजिस्टर्ड भी नहीं है तो वैसे भी आईटीसी की बात नहीं आएगी। नेक्स्ट, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस फॉर ट्रांसफर वाज 2,50,000, वेयर एज ओपन मार्केट वैल्यू जो है 3 लाख का रहेगा। केरला ब्रांच हैज नॉट येट नॉट सोल्ड सच काइंड ऑफ गुड्स टू एनी अदर कस्टमर्स। ठीक है भैया, अब सारी चीजें पढ़ लिया, कहीं ना कहीं ब्रांच ट्रांसफर की बात हो रही है ना। तो ब्रांच एक तरह का मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। अब इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो रूल नंबर 28 लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 28 मेरे को बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, है ना। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो मेरे पास सामने है 3 लाख रुपीज का, लेकिन रूल नंबर 28 में दो प्रोविजोस भी दिए हुए हैं। पहला प्रोविजो बोलता है कि अगर आप जो भी सप्लाई है वो एज सच सप्लाई कर रहे हो, है ना, अपने अनरिलेटेड कस्टमर को, तो उस केस में 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ले लो। लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा है कि भैया हम आगे इसको सेल ही नहीं कर रहे हैं, तो पहला प्रोविजो लगेगा नहीं। दूसरा प्रोविजो बोलता है कि अगर रेसिपेंट जो है फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो भी आपका इनवॉइस वैल्यू है वही मेरा वैल्यू मान लिया जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर फुल आईटीसी की तो बात ही नहीं आएगी, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो दोनों ही प्रोविजोस यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको ओपन मार्केट वैल्यू लेना रहेगा। सो 3 लाख रुपीज का मेरा वैल्यू हो जाएगा और 3 लाख पे मुझे जो है आईजीएसटी लगाना पड़ेगा 18% से, राइट। सो 3 लाख पे 18% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54,000 आईजीएसटी। 54,000 आईजीएसटी समझ में आया कि नहीं? देखो जो बातें मैंने बताई है ना वो सारी लिखनी पड़ेगी कि ये रेसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, इसने आगे एज सच भी कोई सप्लाई नहीं किया है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा 54,000 आईजीएसटी आ गया। अब इसके अलावा कोई भी हमारे को आउटवर्ड सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो जो भी चीजें हमने देखी है उसका टोटल करो, आपका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, है ना। तो देखो सारे ट्रांजैक्शन, पहला ये हमारा एक्सपोर्ट वाला था, देन ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गया, कंपोजिट सप्लाई, देन डीसीए का सर्विस जो है फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो टैक्सेबल होगी, है ना, क्योंकि टूरिज्म पर्पस है। एजेंट के केस में रूल नंबर 29 लगाया और ब्रांच के केस में रूल नंबर 28 लगाया। दोनों को सारी चीजों को कवर करने के बाद हमारा यहां पर इतना लाइबिलिटी आ जाएगा 45, 45 एंड 262, 800। ये मेरा लाइबिलिटी आया है। अब मुझे आईटीसी का कैलकुलेशन देखना रहेगा, ठीक है जी। चलो अब आईटीसी के पॉइंट्स देखते हैं। सिर्फ 3 इनवर्ड सप्लाईज दिया हुआ है ना, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। परचेस कर रहे हैं सिल्क यान। सर सिल्क यान तो हमने आरसीएम के लिस्ट में देखा था गुड्स का,
हाँ मेरे को याद है वो, लेकिन उसमें आपको कौन सप्लायर होना चाहिए, कौन रेसिपिएंट होना चाहिए, वो भी ध्यान में रखता है ना। सो हमने सिल्क यार्न परचेज किया है विच इज टू बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर सुभाष। मिस्टर सुभाष जो है वो एक सप्लायर है हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क। ठीक है भैया, ये हमारा कंडीशन था कि सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो पूरा हो रहा है। मिस्टर सुभाष इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है भैया, रजिस्टर्ड है वो भी बात अच्छी है, हम भी तो रजिस्टर्ड है, हम रेसिपेंट है ना। अब आप किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो और आप रजिस्टर्ड रेसिपेंट हो तो आपको आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो ये मेरा आरसीएम में कवर हो जाएगा। अब 4 लाख रुपीस पे मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा। अब ये मिस्टर सुभाष रजिस्टर्ड कहाँ है, महाराष्ट्र में। अरे भैया हम भी तो महाराष्ट्र में ही है, तो इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, 9% आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो 4 लाख रुपीस पे 9% ईच कर दो, यानी कि 36,000 सीजीएसटी, 36,000 एसजीएसटी। ये मेरा आईटीसी भी मिलेगा और मेरे को आरसीएम की कैलकुलेशन में भी लेना रहेगा इसको, राइट। सो ये देखिए हमारा जहां पर हाँ यहां तक हमने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देखा था ना, उसमें ठीक है आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ हम लोग निकालेंगे, लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा आपका आरसीएम का लाइबिलिटी, उसमें 36 ये आ जाएगा, और जब हम आईटीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें भी ये 36 यहां कवर हो जाएगा। सिल्क यार्न। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, हमने कोई नया ट्रक खरीदा है फ्रॉम अ डीलर इन कोचिंग केरला फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, द कंपनी क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ न्यू ट्रक परचेज्ड इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। अब देखिए अगर आपने टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि ड्यूअल बेनिफिट अलाउड नहीं है, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर आईटीसी ले लो, है ना। अब इन्होंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया टैक्स कंपोनेंट पे भी, तो हमको यहाँ पर आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आया। चलिए लास्ट में दिया हुआ है फीस पे किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है मिस्टर प्रशांत और ये रजिस्टर्ड है गुजरात के अंदर, और 2 लाख रुपए का फीस है जिसमें 35,000 जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट किया था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और 25,000 जो है कुछ सर्टिफिकेशन वर्क करवाया। ठीक है भैया, आपने कुछ भी करवाया हो हम तो आईटीसी आपको दे देंगे, है ना। सो 2 लाख रुपीस पे हमारा आईजीएसटी लगेगा। सर आईजीएसटी क्यों लगेगा, क्योंकि मिस्टर प्रशांत गुजरात के हैं और रेसिपेंट जो है वो महाराष्ट्र का है। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन से निकालेंगे, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट प्रोविजन क्या बोलता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट, तो इस केस में आईजीएसटी हमारा लग जाएगा। अब 2 लाख रुपीस पे हमको 18% लगाना है, तो 36,000 का आईजीएसटी बन जाएगा, है ना। सो आप देखिए आईटीसी के अंदर ये ट्रक वाले पे तो कोई भी क्रेडिट मिलेगा नहीं, और इस केस में जो है आपको 36,000 का आईटीसी मिल जाएगा। बस ये 3 ट्रांजेक्शन ही थे, सबको टोटल करोगे आपको कितना आईटीसी अवेलेबल है वो पता चल जाएगा। सो 36, 36 एंड 36 ये आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है, यही आईटीसी आपको यूज करना रहेगा, है ना। अब सेटअप कैसे करते हैं वो तो बहुत ईजी है, अपने को पता है। पहले ये क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया, बाकी का पैसा कैश में पे करना रहता है, प्लस आरसीएम की लाइबिलिटी भी कैश में पे करना रहती है। सबको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश। डन है कि नहीं है, समझा कि नहीं यार दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। वैसे ये क्वेश्चन मैं आरटीपी का जब डिस्कशन वीडियो मैंने डाला था उसमें भी हम लोग डिस्कस किए है ना, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि उसमें आरटीपी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस कई बार सेम भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आरटीपी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, आपको वो वीडियो देखना चाहिए, राइट। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे सेकंड क्वेश्चन हमारे को पूछा गया था सर जनवरी 26 के एग्जाम में, जो कि 14 मार्क्स का आया था, है ना। और जनवरी 26 का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा। अब देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है कि नहीं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, है ना। चलो रीड करते हैं। पहली चीज देखो, क्वेश्चन रीड करने से पहले पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है ना। चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए, हमको पता है कि भैया जो सिलेबस हमने देखा है, जो पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो वो चीज माइंड में रख करके ही रीड करना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है जी। चलो सो मनोहर कंपनी लिमिटेड जो है ये कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर इन द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है भैया, they are engaged in manufacturing of taxable goods and providing various type of services relating to advertisement sector, research and development services, pharmaceutical sector, software development, data hosting service provider। ठीक है भैया, इतनी सारी सर्विस देते हैं, हमको जून महीने का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल के अंदर सबसे पहले कुछ आउटवर्ड सप्लाईज दिया हुआ है, देन कुछ इनवर्ड सप्लाईज दिया हुआ है, और फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है ना, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही दे दिया है। चलो इतना ज्यादा दे दिया, काफी सारी चीजें जो है वो हमारे जो ऊपर जो टेबल में पॉइंट्स दिए उनसे रिलेटेड दिया हुआ है ना, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है, हम इसके बाद के पॉइंट्स देखते हैं। ऑल फिगर्स जो है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का जो है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस
fulfills all condition mentioned in section number 2 subsection 6 and section 13 subsection 2। मतलब एक्सपोर्ट अगर कहीं पर भी आपको दिखता है तो ऐसा मान लेना कि वो पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है और उसको विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आपको कंसिडर करना रहेगा। ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ जीएसटी हमको 99% ईच और 18% है ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, एंड ऑल इनवर्ड सप्लाईज आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। एलयूटी और बॉइंड जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड सप्लाईज, मतलब एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो तो आपको जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑल कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन कंप्लाइड विद, योर आंसर शुड बी एक्सप्लेन्ड विद रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है भैया, ये बातें तो हमको ध्यान में रखनी है। अब एडजस्टमेंट देखते चलते हैं और वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। पूरा ध्यान इधर रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और आपको शायद कुछ चीजें डिफिकल्ट लगे, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितना समझा सकता हूं, जितना लिंक करवा सकता हूं, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट देखिए। सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज का बाय प्रोवाइडिंग राइट टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग्स। स्पेस ऑन होर्डिंग एक होता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देना, है ना। मैं अगर मुंबई में रहता हूं और मैं एक बंदे को बोलता हूं कि देखो मेरे को 5 होर्डिंग लगवाने, एक अंधेरी में लगवा दो, एक गोरेगांव में लगवा दो, एक चर्चगेट पे लगा दो, ऐसे मैं लोकेशन बता रहा हूं, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का होर्डिंग है और मैंने उसको बोला कि भैया तेरे होर्डिंग पे मुझे अपना स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ताकि मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट कर सकूं, तो ये एक तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस होता है और हमको प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से निकालना पड़ता है ना, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। समझ में आया। सो यहां पर स्पेस ले रहे हैं होर्डिंग्स पे फॉर एडवर्टाइजमेंट एट प्रीमियम लोकेशन इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश टू लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमको पहला पॉइंट क्या बोला है, ओनरशिप ऑफ होल्डिंग मेंशन इन पॉइंट नंबर वन इज ऑफ मेनोर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मेरा ही होर्डिंग है और मैं ही यहां पर सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज का, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाना है तो आप यहां पर आ सकते हो, हमको पैसा देना रहेगा। ठीक है, अब इस तरह की जो सर्विस होती है ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा, तो हमको यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो सिचुएटेड है होर्डिंग, है ना। अब ये होर्डिंग सिचुएटेड है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब हम कहां के हैं भैया, हम कहां के हैं, हम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के हैं और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाया गया, मतलब इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमको लगाना रहेगा। राइट, सो 12,50,000 का अमाउंट है, 12,50,000 का अमाउंट है और इस पर 9% ईच लगा देंगे हम लोग, यानी कि 1,12,500, है ना। ये सीजीएसटी का अमाउंट है, इक्विवेलेंट आपका एसजीएसटी का अमाउंट भी हो जाएगा। समझ में आया। पहले एडजस्टमेंट में कोई भी दिक्कत आपको पूरा क्लैरिटी है। सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा लगा है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। राइट, चलिए अगले एडजस्टमेंट पे आ जाइए। सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का टू ब्रॉडवे एक्सपोर्ट्स, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है। सर मर्चेंट एक्सपोर्टर चैप्टर नंबर 14 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन में पढ़ा था, है ना। रेट क्या लगती है उनपे, 0.1% का, वो भी आईजीएसटी का। अगर सीजीएसटी ने एसजीएसटी की बात करें तो 0.05% का रेट लगता है ना। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई किया विशाखापट्टनम के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई ही लग रहा है ना, क्योंकि हम भी आंध्र प्रदेश में, आप भी आंध्र प्रदेश में हो। अब 15 लाख रुपीज पे मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में हमको 0.05% का रेट लगाना रहता है ना। अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, देखिए। मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड मेनोर कंपनी लिमिटेड हैव अवेल्ड द बेनिफिट अवेलेबल एंड आल्सो कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशन जो कि मेंशन है इन द नोटिफिकेशन नंबर दिस, है ना। तो ये बेनिफिट्स वगैरह ले रहे हैं वो कंसेशनल रेट का, तो इस केस में हमको रेट क्या लगानी है, 0.05%। अब मेरे पास अमाउंट है 15 लाख रुपीज का, इस पे मैं रेट लगाऊंगा 0.05 और ये है परसेंटेज, तो ये आ जाएगा मेरा 750 रुपीज। ये सीजीएसटी का अमाउंट है, इक्विवेलेंट एसजीएसटी का भी रहेगा, है ना। तो 750 रुपीज हमारा हो जाएगा ईच। समझ में आया। पहले दोनों एडजस्टमेंट क्लियर है क्या, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाइए। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू क्लिनिकल ट्रायल्स बाय इलिसियम फार्मास्यूटिकल यूएसए। ठीक है भैया, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सर्विस दे रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हमको नोट भी दिया हुआ है नीचे, रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 3 मेंशन्ड अबाउ, क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन परफॉर्म्ड इन विशाखापट्टनम ओनली, क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन कंडक्टेड फॉर टू डेवलप ड्रग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट हेल्प्स इन कलेक्शन। अब ठीक है, वो ड्रग क्या काम करता है वो हमको सब बताया हुआ है, वो ठीक है, रीड करने की जरूरत नहीं है। तो समझो, हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा है और प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 मेरे को याद है, उसके अंदर सब सेक्शन 13 बोलता है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में, है ना। 3 सर्विसेज दी गई थी, उसमें पहला वाला पॉइंट था कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिलेटिंग टू एनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन उसकी 2 कंडीशंस थी,
पहला कंडीशन बोलता है कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन बोलता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। राइट सर, कहां लिखा है बता दो ना एक बार। चलो मैं आपको ये सारे प्रोविजंस ओपन करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है ना। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये वो एडवर्टाइजमेंट वाला ये हमने सर्कुलर देखा था, है ना, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा है। और ये वाला पॉइंट देखिए 13 वाला नोटिफाइड सर्विसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, लेकिन दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई की सारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। राइट, अब यहां पर चूंकि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो इस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया आ गया, और बाकी जो दो कंडीशन है वो भी यहां पर हमको लिखा हुआ है कि देखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन जहां पर भी हो रही है वो आपको कंप्लाइड ही माननी है। तो इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक्सपोर्ट यहां पर बोला गया वॉल्ट या एलयूटी फाइल करके कर रहे हैं, तो हमको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो ये 25,20,000 पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। समझ में आया, जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, और एलयूटी या बॉन्ड जो है आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो ये स्टार मार्क किया हुआ है, और स्टार में क्या लिखा है, नीचे वही चीजें बताई गई कि देखिए अगर आप जो है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और सारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। राइट, तो वो यहाँ पर नोट के माध्यम से बताया गया है, और कोई जीएसटी पे करने की जरूरत आपको नहीं रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो, पहला पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का यूज हुआ अच्छा खासा। दूसरा पॉइंट में मर्चेंट एक्सपोर्टर, जो कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर है, उसका इस्तेमाल करना था। थर्ड वाले में अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई से ही चीजें पूछी गई है। राइट, चलो आ जाओ फोर्थ एडजस्टमेंट पे। प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज एज ए डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर DHSPs टू मलहर इंटरनेशनल जर्मनी, अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर CCSPs, है ना। अब ऐसा भी कोई हमने सर्कुलर पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई में, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन उससे पहले देखो एक बार ये नोट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेनोर कंपनी LLP बीइंग DHSP एंड द एंड यूजर्स, है ना। तो सप्लायर और एंड यूजर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट, अब थोड़ा सा मैं आपको चीजें लिंक करवा देता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखिए हमने यहां पर सर्कुलर पढ़ा है, जस्ट अ सेकंड, ये वाला, है ना। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि DHSP सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर को, और ये अपने एंड कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर DHSPs और एंड कंज्यूमर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है ना। तो ये कोई भी तरह का इंटरमीडियरी का सर्विस नहीं है, ये हमारा नॉर्मल सप्लाई जो है, एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन बन सकता है अगर बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा 13(2) के हिसाब से निकाला जाएगा यहां पर। अब देखिए प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, प्रेजेंट केस में भी बताया गया ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में है नहीं। अब इस केस में ये ट्रांजैक्शन भी हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सारी की एक्सपोर्ट की कंडीशन फुलफिल हो ही रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो तो जर्मनी में है। अब मैं इंडिया में, सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तीन कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बाकी की दो कंडीशन भी फुलफिल मान ही लेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इस केस में भी कोई भी जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। तो 18,65,000 पे भी नील हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा। डन है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को टारगेट किया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़े, फिफ्थ वाले पॉइंट पे आ जाए। सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज का टू मार्शल एंड कंपनी, जो कि लोकेटेड है न्यूजीलैंड के अंदर। मेनोर कंपनी लिमिटेड इज सिस्टर कंसर्न ऑफ मार्शल एंड कंपनीज, ठीक है, सिस्टर कंसर्न है। अब इससे रिलेटेड भी हमको नोट दिया हुआ है, मार्शल एंड कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ प्रिवेलिंग इन न्यूजीलैंड, मतलब वो न्यूजीलैंड में जो भी एक्ट लगता है उसके हिसाब से वो वहां पर रजिस्टर्ड है, और हमारी कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है इंडिया में, है ना। ये देखो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट सर समझता ही नहीं है, इसमें गलती करोगे, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, है ना। तो यहां पर 2 स्टार लगाओ, 2 स्टार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर चैप्टर कौन सा देखें, कौन सा चैप्टर खोल के देखें, तो चैप्टर नंबर 14 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन। थोड़ा सा आपको मैं लिंक करवा देता हूं चीजें, आ जाइए इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन में, है ना। अब यहां पर जस्ट सेकेंड,
ये वाला पॉइंट अगर आपको ध्यान है तो हमने देखा है कि अगर एक एंटिटी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसकी कोई ब्रांच या रीजनल ऑफिस वगैरह जो है जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है ना, उस एक्सपोर्टिंग कंट्री में, ये देखो ये डायग्राम भी अगर आपको ध्यान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी हमारी कंपनी से के अंदर रजिस्टर्ड है और दूसरा जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइड फॉरेन कंपनी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जो है वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो इस केस में ये सप्लाई जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी यही चीज हो रहा है, हमारी सिस्टम कंसर्न है और वो वहां पर न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, हम इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा और अगेन हमको कोई भी जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, राइट। तो 10,90,000 पे भी कोई जीएसटी पे नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आया? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है और ये एक तरह का जीरो रेटेड सप्लाई है और बॉन्ड एलिजिबिलिटी आप ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूट कर चुके हो, तो कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। डन है? ये पॉइंट अच्छा था, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट हमारा आउटवर्ड सप्लाई और क्या दिया हुआ है हमको, एक्सपोर्ट कर रहे सर्विसेज का टू लिब्रा सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनोर कंपनी टुक हेल्प ऑफ क्लेयर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ न्यूजीलैंड who is not related to Manor Company Limited for a consideration paid of 25% of the total contract value of 25,60,000। सर क्या हुआ, एडजस्टमेंट ही नहीं समझा हमको, तो सबसे बढ़िया बात है ना। आप देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पॉइंट क्या बोलता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार इस पे भी बनता है। चैप्टर ओपन करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। अब देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको, हाँ ये सब कॉन्ट्रैक्ट वाला देखो, ये अगर चार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें समझेगी। होता क्या है, मैं यहां पर इंडिया में हूं और मैं मेरा एक रेसिपिएंट है जो कि आउटसाइड इंडिया है, अब मैं उसको सर्विस देना चाह रहा हूं लेकिन कोई अर्जेंसी आ गया तो मैंने क्या बोला, कोई आउटसाइड इंडिया कोई सप्लायर था उसको बोला कि आप उसको सर्विस दे दो, है ना। तो देखिए ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, मैं इंडिया में हूं, मेरा क्लाइंट यूएसए में है, लेकिन मैंने इसको XYZ लिमिटेड जो कि दुबई में, उसको बोला कि आप यहां पर कुछ पार्शियल सर्विस दे दीजिए, है ना, थोड़ा सर्विस आप दीजिए बाकी का मैं दे दूंगा। अब इस केस में क्या होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है और चाहे पैसा पूरा आपको रिसीव नहीं हुआ, है ना, चाहे ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, अब 2 करोड़ में से 1 करोड़ 50 लाख का काम मैंने किया और बाकी का 50 लाख का काम ये XYZ लिमिटेड ने लिया। तो जो रेसिपेंट था ना उसने पैसा बांट करके ही दिया, 1.5 करोड़ मुझे दिया, बाकी का पैसा इसको दिया, तो भी पूरा अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये लिखी हुई है, अगर अब आप रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस केस में ये एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने XYZ की सर्विस लिया ना, XYZ की सर्विस में ले रहा हूं, तो इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो भी पैसा इस XYZ को जो कि थर्ड पार्टी को दिया गया है उस अमाउंट पे मुझे आईटीसी भी मिलेगा और मुझे इस पे जो है आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट भी करना रहेगा, राइट। सो ये वाला अगर पैराग्राफ आप पढ़ोगे, देखो थोड़ा सा रीड करते हैं हम लोग, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस एज एग्रीड टू इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस जो कि इंडिया में है एंड द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो कि आउटसाइड इंडिया है विल बी कंसिडर एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, है ना। सो टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट माना जाएगा एंड इफ ऑल द कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर यहाँ सेटिस्फाइड। दूसरा यहाँ पर क्या बोला है कि हमको जो है जो भी सर्विस सप्लायर है जो कि इंडिया में है उसको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, है ना, आरसीएम के अंदर, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड जो रेसिपिएंट होगा वो उसका आईटीसी भी ले पाएगा। समझ में आया? तो अगर ये चीजें समझी है, पढ़ी है, तो ही इस एडजस्टमेंट को आप कवर कर पाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहली चीज तो पूरा अमाउंट मेरा एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा, तो मेरी लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है आउटवर्ड सप्लाई में, है ना। तो ये तो मेरा नील हो जाएगा, 25,60,000 पे तो मेरे को नील, कोई मेरा लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो मेरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा और ये मेरा जीरो रेटेड सप्लाई और हम बॉन्ड एलिजिबिलिटी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। लेकिन अब समझना, इस अमाउंट में से 25% जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने दिया है जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो निकालते हैं 25 लाख 25 लाख, हाँ जस्ट अ सेकेंड, अबे क्या हो रहा है, हम्म 25,60,000 का अमाउंट है हमारे पास और इस अमाउंट का 25% जो है वो इंडिया के बाहर कोई सप्लायर है वो सर्विस ले रहा है, यानी कि 6,40,000 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो 6,40,000 पे 18% इतना मुझे जीएसटी पे करना रहेगा और इसका मेरे को आरसीएम में मेरा लाइबिलिटी भी रहेगा और मुझे क्रेडिट भी मिल जाएगा, राइट। सो 1,15,200 ये मेरा आरसीएम का लाइबिलिटी हो जाएगा। अब देखो आरसीएम का लाइबिलिटी भी यहां पर दिया होगा, ये सारे हमने टोटल आउटपुट टैक्स देख लिया,
फिर आईटीसी सेटअप करेंगे वो ठीक है, बट आरसीएम के अंदर देखो, आरसीएम के अंदर ये मेरा अमाउंट आ जाएगा 115200 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलो, तो ये मेरी आरसीएम की लायबिलिटी भी होगी, अगेन मुझे इसका क्रेडिट भी मिलेगा, आईटीसी भी मिलेगा, है ना। तो ये देखो 115200 ये आईटीसी की कैलकुलेशन में भी आ जाएगा। डन है। चलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से दो तीन एडजस्टमेंट हमको देखने को मिले। अब अगर आउटवर्ड सप्लाईज में देखा जाए तो एक तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें टेस्ट कर ली थी, एक तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिव वाला और दूसरा हमारा ये सिस्टर कंसर्न वाला पॉइंट। दोनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। चलिए, अब आते हैं कुछ इनवर्ड सप्लाईज पे। इनवर्ड सप्लाईज के बारे में देखते हैं, है ना। पेड फॉर हायरिंग ऑफ याच। ओके, हमने याच हायर किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और 25 दिन के लिए यहाँ पर हायर किया था फ्रॉम बीजी कॉर्पोरेशंस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। ठीक है भैया, अब क्या मुझे आईटीसी मिलेगा क्या? तो मैंने सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने देखा था कि एयरक्राफ्ट और वेसल पे आपको आईटीसी नहीं मिलता है ना। उसके 3-4 पॉइंट्स है, अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हो या ट्रेनिंग सिखा रहे हो तो फिर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस है नहीं है। और याच हमारा क्या होता है, एक तरह का वेसल ही होता है, तो इस केस में भी हमको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देखो याच जो है वो वेसल में आता है और आईटीसी नहीं मिलता है, सो 1,40,000 पे कोई भी क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, राइट। 1,40,000 नील हो जाएगा। याच बीइंग अ वेसल इज ब्लॉक्ड, thus ITC on hiring of such vessel is also blocked. Then चलिए, एंड सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, इनवर्ट सप्लाईज में ज्यादा कुछ दिया नहीं है हमको, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन दिया है। सेकंड वाला रीड करते हैं। पे किया है अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इफ्लुएंट प्लांट इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू रिमूव पॉल्यूटेंट बिफोर रीयूज। इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, इंट्रास्टेट सप्लाई तो है, बट क्या आईटीसी मिलेगा क्या? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में जनरली आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो मिल जाएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ एडिशनल पॉइंट दिया कि इन्फ्लुएंट प्लांट जो है वो फिक्स्ड है टू अर्थ बाय फाउंडेशन, फाउंडेशन से फिक्स किया हुआ है। अब हमने आईटीसी चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, आईटीसी चैप्टर के नोट्स में आपको दिखा देता हूं, ये वाला, है ना। आ जाइए सेक्शन 17.5 पे। 17.5 के अंदर हमने देखा था कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमारा अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स्ड है, इंक्लूड सच फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह भी कुछ दिया है, तो वो भी मेरा प्लांट एंड मशीनरी ही कहलाता है, राइट। तो इस केस में प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर हो जाएगा और हमको आईटीसी मिल जाएगा। डन। सो 2,25,000 ऑलरेडी बोल चुके हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई तो 9% ईच कर दो, है ना। अरे यार, ये क्या हो रहा है बार बार? चलो, हम कैलकुलेटर इधर ही ओपन कर लेते हैं। 2,25,000 पे 9% ईच करेंगे तो 20,250 ईच आ जाएगा, है ना। 20,250 ईच हमारे यहाँ पर आ जाएगा। डन है। सबको टोटल करोगे, आपका आईटीसी कितना अवेलेबल है वो बता दिया गया है। हमने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लिया है, बस इस आईटीसी के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पूरी तरह से एग्जॉस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड उसमें आपको लास्ट में ऐड करना रहेगा आरसीएम का लाइबिलिटी। अब देखो कैसे सेट ऑफ किया है। पहले देखिए, आईजीएसटी का क्रेडिट पूरे यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारी आईजीएसटी को कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। तो पहले क्रेडिट इस्तेमाल किया, बाकी का फिर हमने यहाँ पर सीएनएस का यहाँ पर क्रेडिट इस्तेमाल किया है। बचा हुआ पैसा कैश में पे करना रहेगा, इसके साथ में हमारी आरसीएम की जो लाइबिलिटी है ये भी हमको पे करना रहेगा। सो टोटल करोगे तो मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझा कि नहीं दोस्तों? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। था ना, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? बच्चों को पेपर डिफिकल्ट क्यों लगा? समझ में आया ना आपको, है ना। बट देखिए, इतना जो भी बच्चों के व्यूज थे इस पेपर को लेकर के या इस क्वेश्चन को लेकर के, एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आपने सारी चीजें पढ़ी है तो आप कर पाओगे यार दोस्त। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पर अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ा है या हमने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सारी चीजें पढ़ी है तो हम कर सकते हैं यार अपन, है ना। तो सेलेक्टिव स्टडी दोस्तों अब नहीं काम करेगी। आप पेपर पैटर्न देख लो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। अभी तक तो हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक चीज दिमाग में बिठा लो कि अगर सब चीजें कवर कर रहे हो, अच्छे से सारी डिटेल में पढ़ रहे हो, तो चाहे कितना ही डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए, आप उसको क्रैक कर पाएंगे, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब एक बार मेरे कहने पर इस क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि पूरा एडजस्टमेंट सारे डिटेल में मैंने समझा दिए हैं, सारी चीजें लिंक करके बढ़ाया है। एक बार लिख करके ब्लैंक पेज पे देखो, ऐसा ऐसा जब पेज होता है ना तो दोस्तों पता ही नहीं चलता कहां से शुरू करना है ना। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको लिखना रहेगा, राइट।
ये थोड़ा सा आपको होमवर्क करना रहेगा, समझ में आया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल जो है वो हमारा पूछा गया है जनवरी 26 की आरटीपी में, है ना। और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ओके ओके है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लगेगा नहीं आपको। ठीक है, रीड कर लेते हैं। वन पॉइंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड एंटिटी है जीएसटी के अंदर महाराष्ट्र में, और इंगेज है वेरियस सप्लाईज में, और हमको अप्रैल मंथ का डिटेल दिया हुआ है। पहले कुछ आउटवर्ड सप्लाईज दिया है, देन कुछ इनवर्ड सप्लाईज दिया है, और लास्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रेट बताइए 99 और 18% फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, और आईटीसी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। हमको निकालना है एलिजिबल आईटीसी कितना है, और मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना रहेगा, है ना, पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और एक पॉइंट इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपको यह भी बताना है कि आइसगेट पोर्टल ऑफ कस्टम्स पे आप कितना पेमेंट करोगे। सर कस्टम यहां पर कहां आ गया, हम तो आईटीसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो समझो, अगर मैं कुछ भी इंपोर्ट करता हूं तो मुझे यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। और इंपोर्ट के केस में हम पेमेंट किसको करते हैं, हम कस्टम्स के पोर्टल पे जाकर के पेमेंट करते हैं, राइट। सो अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट किया है गुड्स का, तो आइसगेट पोर्टल पे पेमेंट करना रहता है, और उसका हमको आईटीसी भी मिलता है। तो दोनों जगह आपको ये भी बताना रहेगा कि ये मेरा लायबिलिटी है और ये मेरा क्रेडिट मैंने लिया हुआ है, राइट। सो ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा नया है, यूनिक आप इसको कह सकते हो। चलो अब आ जाते हैं हमारे सारे एडजस्टमेंट्स में। पहला आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिया है, सप्लाई कर रहे कंसाइनमेंट ऑफ 50 पावर ड्रिल किट्स टू मेसर्स बिल्ड प्रो एंड सन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेसर्स टूल मार्ट ऑफ तमिलनाडु। मतलब इंस्ट्रक्शन कोई और दे रहा है और शिपिंग किसी और को किया जा रहा है। बिल टू शिप टू मॉडल का केस है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी बोले तो बिल टू शिप टू। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है। यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है मैसेज टूल मार्ट जो कि तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब मैं कहां का हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, तो इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा 6 लाख रुपीज पे आईजीएसटी लगा दो। 6 लाख पे रेट कितना 18%, तो 6 लाख पे 18% करोगे तो 1,08,000 आपका आ जाएगा, है ना। तो ये 1,08,000 आईजीएसटी मेरा आ जाएगा। समझ में आया। बिल टू शिप टू मॉडल 10(1)(b आपको यहां पर लगाना रहेगा। चलो अगले एडजस्टमेंट पे सप्लाई कर रहे हैं सिल्क यान। सर सिल्क यान आरसीएम गुड्स का लिस्ट याद है मेरे को, है ना। तो उसमें मैन्युफैक्चरर है फ्रॉम सिल्क वन कोकन टू सिल्क ऑरा क्रिएशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज। सिल्क ऑरा क्रिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोस्तों हमारा कंडीशन बोलता है कि सप्लायर शुड बी अ मैन्युफैक्चरर, है ना, जो सिल्क यान मैन्युफैक्चर करता है, और रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, तभी आरसीएम लगेगा। अब मैं सप्लायर हूं, है ना, और यहां पर रेसिपिएंट जो है वो सिल्क ऑरा क्रिएशन है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा। इतनी बात समझी। चलो आगे रीड करते हैं। इनवॉइस इशूड फॉर द सप्लाई कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री ऑफ सिल्क यान क्रिएशन लोकेटेड इन नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। अब देखिए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालूं मैं। आपने बोलिए सर फॉरवर्ड चार्ज में मुझे टैक्स पे करना है, लेकिन अब इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है कैसे पता चलेगा। तो गुड्स के केस में आ जाओ सेक्शन नंबर 10(1) में। 10(1) के अंदर हमने एक सेक्शन देखा था सीए, जो बोलता था अगर आप सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, है ना, ओवर द काउंटर कर रहे हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो आपको देखना है अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड किया था इनवॉइस में, तो उसका एड्रेस जहां का है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, राइट। अब इन भाई साहब का एड्रेस जो है वो नासिक महाराष्ट्र के हैं, तो नासिक महाराष्ट्र ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, है ना। अब मैं भी महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में, तो इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो 4 लाख रुपीज पे 9% ईच आपको लगाना रहेगा, राइट। तो 4 लाख पे 9% ईच करोगे 36,000 सीजीएसटी एंड 36,000 एसजीएसटी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देन 10(1) सीए ध्यान रखना है। दूसरा आरसीएम नहीं लगेगा, ये बात भी ध्यान में रखनी है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री है ना, कहीं होटल में जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कुछ देते हैं अपने को खाने को, तो वो क्या होता है फ्री होता है, उसका चार्ज नहीं करेंगे। तो ये बात से मुझे समझ में आ गई कि ये फ्री है मतलब कंसिडरेशन मिसिंग है, मतलब मुझे देखना है शेड्यूल 1। अगर शेड्यूल 1 में कवर होता है तभी सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई ही नहीं है, राइट। चलिए आगे दे रहे हैं ट्रेनिंग मतलब एक तरह की सर्विस दे रहे हैं। एट कल्याणी विलेज रिसोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है, अपने एजेंट्स को सर्विस दे रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको, है ना। और एजेंट जो है विद इन महाराष्ट्र है ऑन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर्स क्वेरी, कस्टमर की क्वेरी कैसे हैंडल करना उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राइट। पहली चीज सर फ्री में दे रहे हो तो मैं शेड्यूल 1 देखता हूं। शेड्यूल 1 का पैरा 1 बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो उसमें तो कवर नहीं हो रहा है,
पैरा नंबर 2 बोलता है रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या एजेंट मेरा रिलेटेड पर्सन है क्या? नहीं है, तो पैरा नंबर 2 भी नहीं लग रहा है। पैरा नंबर 3 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स की बात करता है, अगर एजेंट आपके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा हो या एजेंट आपके बिहाफ पे रिसीव कर रहा है तो वहां कवर होता है। क्या यहाँ पर गुड्स है क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सर्विस होती है एक तरह की, तो पैरा नंबर 3 में भी कवर नहीं हो रहा। और पैरा नंबर 4 तो मेरा इंपोर्ट से रिलेटेड है, उसमें तो आएगा ही नहीं, है ना। तो शेड्यूल 1 के किसी भी पैरा में कवर नहीं हो रहा है और कंसिडरेशन मिसिंग है, तो ये सप्लाई ही नहीं है, राइट। अब सप्लाई ही नहीं है तो चाहे आप ओपन मार्केट वैल्यू दे दो, ये वैल्यू आगे दूसरा जो भी चीजें दी, ये मेरे काम का ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं, राइट। सो 9 लाख रुपीज पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये पैरा 2 में भी कवर नहीं हो रहा है, ये पैरा 3 में भी कवर नहीं हो रहा है। डन है क्या? डन है। चलो चौथे एडजस्टमेंट पे आ जाइए। ट्रांसफर कर रहे टेनेंसी राइट। सर सप्लाई चैप्टर में एक सर्कुलर पढ़ा था टेनेंसी राइट का, और उसमें हमने सीखा है कि ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। इवन दो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट भी क्यों ना कर दो, है ना, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे कर दो, कुछ भी कर दो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर कोई सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं हो रहा है, टेनेंट है, टेनेंट वो मालिक ही नहीं है, तो सेल कैसे करेगा वो, है ना, वो अपना राइट, वो अपना हक जो है वो सेल कर रहा है। तो ये जो है टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, जो कि रेंट पे लिया था, लोकेटेड इन मुंबई फॉर टेनेंसी प्रीमियम टू नेक्सस सोर्स लिमिटेड ऑफ कानपुर उत्तर प्रदेश। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी पे किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी तो लगेगा। 8 लाख रुपए पे जीएसटी लगाना है। अब सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट है कि इंटरस्टेट है? तो देखिए हमारा इमोबल प्रॉपर्टी का केस लग रहा है, और इमोबल प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? महाराष्ट्र, मुंबई में रजिस्ट्रेटेड है, और हम भी तो महाराष्ट्र में ही है ना, तो इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई। तो 8 लाख रुपए पे 9% ईच आपको लगाना रहेगा, है ना। सो 8 लाख रुपीज पे 9% ईच करोगे तो 72,000 सीजीएसटी एंड 72,000 एसजीएसटी हो जाएगा। मिस हो गया, खत्म हो गया। आउटवर्ड सप्लाईज के 4 ट्रांजेक्शन थे, इतने इजी इजी, है ना। टोटल करोगे आपका लाइबिलिटी आ गया 1,08,000 ईच, सबका हो जाएगा, है ना। अब आईटीसी की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिकी लगा सर? टेनेंसी राइट इजी है, ये ट्रेनिंग वाला ध्यान रखना है कि गुड्स वहां पर कवर होता है पैरा 3 में, यहां पर सर्विस है ना, तो इसमें शायद आप गलती कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा 1 स्टार मार्क कर दो, अदरवाइज ठीक है, मैनेजेबल है। सिल्कियान वाला पिछले वाला क्वेश्चन में भी देखा है, यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा, और बिल टू शिप टू तो हम काफी क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हमको इनवर्ड सप्लाईज देखनी है। इनवर्ड सप्लाईज में पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमने इंपोर्ट किया स्पीकर फ्रॉम कोरिया, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। कहां पेमेंट करोगे? आइस गेट के पोर्टल पे, कस्टम्स में, है ना। और इन भाई साहब ने पूछा था कि आइस गेट के पोर्टल पे कितना पे करने वाले, वो भी हमको बताना, तो हम बता देंगे इनको, और दूसरा इसका क्रेडिट भी ले लेंगे, है ना। अब गुड्स लैंडेड हुए मुंबई पोर्ट पे एंड रीच्ड एट इट्स रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को मिले हैं। गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड, हमारा सेक्शन 16(2) का कंडीशन है ना। अब हम कौन सा महीने का डिटेल देख रहे हैं? अप्रैल महीने का, और अप्रैल में गुड्स रिसीव हो गए, मतलब आईटीसी इस महीना ले सकते हो आप, है ना। अब वैल्यू बोल रहे फॉर लिविंग आईजीएसटी 4 लाख है, तो 4 लाख रुपए पे 18% आईजीएसटी, यानी कि 72,000, है ना, 72 ही आएगा ना, हाँ 72,000 का क्रेडिट भी मिल जाएगा आईजीएसटी का, और दूसरा आपको आइस गेट पोर्टल पे पेमेंट भी करना रहेगा। समझ में आया? सो अब देखिए ये 72,000 का मुझे क्रेडिट मिल गया 4 लाख का, और जब यहां पर पहला जो टेबल बनाया ना, इसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी लेस किया है, और फिर ये लाइबिलिटी, और फिर यहां पर देखो ये 72,000 आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि ये आपको कस्टम्स के पोर्टल पे पे करना है, राइट। चलो नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन फी पे किया है टू बिजनेस एग्जीबिशन जो कि हेल्ड है जर्मनी में। एग्जामिशन चैप्टर में ऐसा एक एंट्री पड़ा है कि एग्जीबिशन अगर हेल्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है ना। तो ये 45 लाख रुपीज एग्जामिशन में कवर हो गया। अब एग्जामिशन में आ गया तो आईटीसी की तो बात ही नहीं आएगी, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, सैलरी पे किया है एम्प्लॉइज ऑन रोल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया है, तो भाई हमें क्यों बता रहे हो, क्रेडिट तो मिलता नहीं है, ये पैरा नंबर 1 में कवर होगा। सर पैरा 1 किसका? शेड्यूल 3 का, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी लगेगा नहीं तो आईटीसी की बात ही नहीं आएगी, मतलब इन दोनों ही ट्रांजेक्शन पे क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। डन है। चलिए आखिरी एडजस्टमेंट पे आ जाइए। कंज्यूमेबल्स प्रोक्योर किए रजिस्टर्ड सप्लायर से जो कि गुजरात में है। सर हम तो महाराष्ट्र में हैं, तो कहीं ना कहीं आईजीएसटी लगेगा अगर क्रेडिट की बात आती है तो, है ना। 1,50,000 का है, क्रेडिट तो पूरा मिल जाएगा आपको। दूसरा बोला इंक्लूड करता है इसमें डीजल का अमाउंट, जिसपे कुछ एक्साइज या वेट लगा हुआ है, और उसका वर्थ 75,000 का फॉर रनिंग मशीन इन द फैक्ट्री। अब समझिए डीजल अभी हमारे जीएसटी के स्कोप में आता नहीं है, तो जीएसटी लगा ही नहीं होगा, जीएसटी लगा नहीं तो क्रेडिट की बात तो आएगी नहीं, इसलिए हमको ये 75,000 लेस करना पड़ेगा।
है ना। बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का कितना अमाउंट है 75,000, इस पे ही जीएसटी लगा होगा और इस पे ही हमको क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो 75,000 पे 18% लगा दो, 13,500, 13,500 आईजीएसटी, 13,500 का आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, राइट। बस 3 ट्रांजेक्शन थे, एक 72,000 का आईजीएसटी और दूसरा ये, टोटल करो 85,500 आ जाएगा, राइट। अब सिर्फ क्रेडिट मेरे को आईजीएसटी का ही मिला है, मतलब बाकी जो सीएस का जो मेरा लाइबिलिटी है वो तो मुझे कैश में पे करना ही है। डन। अब सेटअप कैसे किया देख लो, सेटअप में तो बहुत इजी है। ये मेरा लाइबिलिटी हमने निकाला था, उसमें सिर्फ आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो लेस करूंगा, बाकी का पैसा कैश में पे करना है, और जो आइस गेट पोर्टल पे पे करना है वो भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, है ना। आरसीएम का कोई लाइबिलिटी हमारा है नहीं। समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में? आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इसका सोर्स क्या है सर हमारा? ये सितंबर में पूछा गया था एग्जाम में, 14 मार्क्स के है ना। और जो भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा एग्जाम का फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा तड़का देखने को मिलता है अपने को, है ना। अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलो इसको भी रीड करते हैं। टकूरा इंपैक्स लिमिटेड एसआईएल जो है एक रजिस्टर्ड सप्लायर है आंध्र प्रदेश के अंदर, और प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी 25। ठीक है, पहले कुछ आउटवर्ड सप्लाईज दिया हुआ है, काफी ज्यादा दिए हुए हैं आउटवर्ड सप्लाईज, और इनवर्ड सप्लाई में तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दिया है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। Wherever details for determination of place of supply is not given in the question, it should be taken as interstate supply। कितना बढ़िया आदमी है यार, कि अगर कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई की कुछ जिक्र नहीं किया ना, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान करके आईजीएसटी लगा देना, ठीक है। दूसरा चलो ये तो कुछ बुक प्रिंटिंग से रिलेटेड है। SIL हैज फाइल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर जीरो रेट सप्लाई टू मेक एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब अगर कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह होगा तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना है अपने को, है ना। फिर कुछ कॉर्पोरेट गारंटी की बात की गई है, और कुछ फुटवियर की कुछ बात की गई है, और मशीनरी जो पॉइंट नंबर 6 में है उसकी बात की है। रेट हमको दिया हुआ है 12% का, 6, 6 एंड 12% है फॉर पेपर एंड इंक। ओके, सो पेपर और इंक पे रेट 12% है, बाकी सब पे 9 और 18% रहेगा ऑन ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, और आईटीसी का कंडीशंस भी फुलफिल हो रहा है। क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकाल करके दीजिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 25। ठीक है भैया, हम निकाल करके दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 14 मार्क्स देंगे तो हम बिल्कुल आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। आ जाओ पहले ट्रांजेक्शन पे, वन बाय वन डिटेल में, पूरा ध्यान इधर रखना है मेरी तरफ, है ना। देखो अगर पूरा ध्यान इधर रखोगे, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखोगे, तो आपको सारी चीजें, इस वीडियो से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। और फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लो एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। रिसीव कर रहे एक ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग बुक्स फ्रॉम अ पब्लिशर हु ओन द कंटेंट। ठीक है भैया, पब्लिशर ही कंटेंट का ऑनरशिप रखता है। जैसे ये कंटेंट मेरा है ना, तो मैंने प्रिंट कराने के लिए किसी को दिया, तो अब उसका पेपर, उसका इंक वगैरह तो वो यूज करेगा, वो अपना ही इस्तेमाल करेगा ना, मेरा तो सिर्फ कंटेंट है उसमें। अब पेपर इंक या प्रिंटिंग एक्टिविटी जो है वो अंडरटेकन बाय एसआईएल एंड बुक्स वर सप्लाइज एज ऑर्डर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने सप्लाई चैप्टर में एक सर्कुलर पढ़ा है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज इश्यूज करके। उसमें हमने जाना था कि ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई होता है, और उसमें आपको देखना होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई किसका किया है। तो यहां पर चूंकि बुक्स प्रिंट हो रही है, तो जो कंटेंट है वो यहां पर प्रिंसिपल एलिमेंट होता है ना। तो ये एक तरह की प्रिंटिंग सर्विसेज कहलाएगा, राइट। तो प्रिंटिंग सर्विस का रेट यहां पर लगाया जाएगा, ना कि इन पेपर इंक या प्रिंटिंग एक्टिविटी, सॉरी पेपर इंक वगैरह का जो भी रेट है वो हमको नहीं लगाना है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगता है, राइट। तो 7 लाख रुपीज पे हमको रेट लगाना पड़ेगा। देखो रेट कितना दिया है, ये 99% और 18%। अब इवन दो पेपर इंक पे अलग रेट दिया, बट वो 12% वाला रेट नहीं लगाना, हमको 18% वाला रेट ही लगाना रहेगा। अब ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है वो देख लो, है ना। ट्रांजेक्शन का बारे में कुछ भी बोला है क्या, कि कहाँ का है रेसिपिएंट, कुछ नहीं बताया। अगर कुछ नहीं बताया हो तो क्वेश्चन ने बोला है कि भैया आप उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान करके आईजीएसटी लगा देना, सो हम 18% आईजीएसटी लगा देंगे। अब 7 लाख का अमाउंट है, 7 लाख पे 18% लगा दो, 1,05,000, सॉरी गलत निकाला क्या, 7 लाख पे 18%, हाँ 1,26,000 आता है ना, 1,26,000। ठीक है, और ये स्टार लगाए, स्टार लगा करके देखो नीचे क्या लिखा है, कि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई ना हो आप उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानिए। डन है, चलो पहला ट्रांजेक्शन क्लियर, इट इज अ प्रिंटिंग सर्विस।
नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाइए। रिसीव कर रहे हैं रेंट फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी फॉर यूज ऑफ एसआईएल्स कॉमर्शियल बिल्डिंग एट आंध्र प्रदेश यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द टेनेंट कंपनी। ठीक है, देखिए रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस अगर आप करते हो तो वो एग्जाम्पशन में कवर हो जाता है। लेकिन क्या ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है क्या? नहीं सर, ये तो कॉमर्शियल बिल्डिंग है। हाँ, आप उसका इस्तेमाल रेसिडेंशियल पर्पज से कर रहे हो लेकिन बिल्डिंग तो कॉमर्शियल है, तो इस केस में एग्जाम्पशन तो मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, जो सप्लायर है हमारा वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में हमारा आरसीएम भी नहीं लगेगा, है ना। तो इस केस में हमको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स पे करना रहेगा। सो 1,20,000 पे हमको पे करना रहेगा टैक्स का। अब बिल्डिंग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तो लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, है ना। तो इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। सो 1,20,000 पे 9% ईच करेंगे तो आ जाएगा 10,800 सीजीएसटी एंड 10,800 एसजीएसटी। समझ में आया? दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला एग्जाम्पशन में कवर नहीं हो रहा है क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग है, दूसरा आरसीएम नहीं लग रहा है क्योंकि सप्लायर जो है वो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाइए। प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिंटिंग रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मेसर्स ते हंग एंड कंपनी, एक रेसिडेंट है साउथ कोरिया का, फॉर द न्यू मार्केट पोटेंशियल ऑफ साउथ कोरिया, फॉर द न्यू मार्केट पोटेंशियल फॉर इट्स लास्ट हाईटेक प्रिंटिंग मशीन। ओके, सो हाईटेक कोई प्रिंटिंग मशीन है इनका, इसका कुछ मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट स्टडी इन्वॉल्व्स डेमो ऑफ मशीन वर्किंग एज कंडक्टेड इन जापान। ठीक है, मतलब अगर आप मार्केट सर्वे करते हो तो मशीन का होना वहां पर जरूरी है, वो मशीन चला करके दिखाएंगे कि देखो इस तरह की मशीन है, ऐसी चलती है ना। तो उस तरह से वो सर्वे करते हैं। अब ये जो सर्वे वगैरह किया गया है, स्टडी जो किया गया है, ये जापान में भी किया है, इंडोनेशिया में भी किया है और आंध्र प्रदेश में भी किया है ना। आउट ऑफ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख, 14 लाख वाज अपॉर्चन टू स्टडीड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, पहली चीज सर, जीएसटी लगेगा क्या? तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है ना, एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने देखा था एक पार्टी इंडिया में है और दूसरी पार्टी आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 13 लगाते हैं। सेक्शन 13 का सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब हमारा यहाँ पर जापान इंडोनेशिया में आपने सर्विस दी लेकिन साथ में आंध्र प्रदेश में भी तो सर्विस दिया है, तो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। अब यहां पर जो है आंध्र प्रदेश हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया। अब 20 लाख का है, देखिए सर्विस है, सर्विस है तो क्या ये एक्सपोर्ट में कवर होगा क्या? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो 5 कंडीशन थी, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, सप्लायर इंडिया में है। रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, हमारा तो प्लेस ऑफ सप्लाई आंध्र प्रदेश में आ गया, तो ये एक्सपोर्ट में तो कवर हो नहीं रहा है, तो हमको जीएसटी यहां पर लगाना पड़ेगा, राइट। सो 20 लाख रुपीज पे आपको जीएसटी यहां पर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? सो 20 लाख रुपीज पे ये देखिए 9% नीचे आप यहाँ पर लगा देंगे, 1,80,000 1,80,000। समझ में आया? प्लेस ऑफ सप्लाई आंध्र प्रदेश, हम भी आंध्र प्रदेश में ही है, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ में आया क्या आपको? ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी आपके लिए हो सकता है, तो इसको 1-2 स्टार लगा दो, है ना। चलो आगे बढ़े। प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्पोरेट गारंटी टू इट्स रिलेटेड पर्सन जो कि लोकेटेड है इंडिया के अंदर, हु वाज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ठीक है, पहली चीज कॉर्पोरेट गारंटी अगर आप देते हो, अब देखो यहाँ पर नीचे नीचे पॉइंट्स भी तो दिए हुए हैं कुछ। हाँ, प्रिंटिंग वाला ठीक है, देख लिया था, एलओटीएफ वगैरह फाइल कर रहे हो, कॉर्पोरेट गारंटी ये रहा, है ना। कॉर्पोरेट गारंटी वाज गिवन फॉर ग्रांट ऑफ टर्म लोन बाय अ पीएसयू बैंक फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू ₹20 लाख विद अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दिया हुआ है ना, 20-20 लाख का। द रिलेटेड पार्टी अवेल्ड ओनली 15 लाख। देखिए आपने एक्चुअल में कितना लोन लिया उससे हमारे को लेने देना नहीं है, मैंने गारंटी कितने का दिया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंस इट कुड मैनेज द बैलेंस फंड थ्रू इट्स इंटरनल सोर्सेस। ठीक है भैया, 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद से ही जुगाड़ कर लिया, तो 15 लाख का ही यहाँ पर लोन लिया गया है। लेकिन हम लोग जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे रूल नंबर 28 सब रूल 2 से। क्या बोलता है? कॉर्पोरेट गारंटी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडेड ले लो और एक्चुअल कंसिडरेशन ले लो, विच एवर जो हायर आता है वो आपको वैल्यू लेना रहता है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर 20 लाख का कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे और 5 साल के लिए दे रहे। अब वो जो 1% का रेट था ना वो पर एनम का रेट था, मतलब 5 साल है तो 5% हो जाएगा,
तो या तो उसको 5% कर दो या फिर इस 20 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों कुछ भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो 20 लाख को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ हो जाता है। मतलब मैंने 1 करोड़ का कॉर्पोरेट गारंटी दिया है। इसका 1% कितना होता है? 1 लाख रुपीज। तो एक अमाउंट तो मेरे पास आ गया 1 लाख, और एक्चुअल कंसिडरेशन कितना चार्ज किया है? 70,000 ही चार्ज किया है। तो 70,000 दोनों में से विच एवर इज हायर जो होता है वो मेरा वैल्यू माना जाता है। सो 1 लाख मेरा वैल्यू हो जाएगा। 1 लाख पे मुझे जीएसटी पे करना है, राइट। चलो, सो 1 लाख पे अपने को यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। 18% रेट लगाया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार लिया हुआ है, और स्टार का मतलब क्या है कि जहां जहां आप प्लेस ऑफ सप्लाई हमको नहीं बताओगे, हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान करके आईजीएसटी लगा देंगे, राइट। सो 1% किया, देखो 1% 20 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसका 1% यानी कि 1 लाख, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर जो है 1 लाख यहां पर कंसिडर किया गया है। समझ में आया? रूल नंबर 28 सब रूल 2 आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए फिफ्थ वाला पॉइंट पे आ जाइए। रिसीव कर रहे हैं एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर एडवांस अगर गुड्स के रिलेटेड मिलता है तो एडवांस पे जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। हमने नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, और हमको पता है कि एडवांस पे जीएसटी नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर सर्विस से रिलेटेड अगर एडवांस मिलता है तो आपको जीएसटी पेमेंट करना रहता है ना। तो एडवांस मिला है सर्विस से रिलेटेड, रिलेटिंग टू फुटवेयर सेक्टर्स। अब फुटवेयर से रिलेटेड तो हमको नीचे एक पॉइंट दिया हुआ था, वो भी रीड करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस as well as invoice for footwear sector supply was made on 14th February. So invoice और सप्लाई दोनों ही 14 फरवरी को किए थे, है ना, वैलेंटाइन डे के दिन। There was a change in rate of tax from 12% to 18% with effect from 1st of February. 1 फरवरी को रेट चेंज हो गया। सर रेट जब चेंज हो जाता है तो हमको सेक्शन नंबर 14 ध्यान में रखना होता है। सेक्शन नंबर 14 के अंदर हमने देखा था चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, है ना। अब देखिए इस तरह से हम लोग याद करते हैं, यहां पर इस दिन को मेरा रेट चेंज हुआ। पहले रेट कितना था? पहले रेट था हमारा 12% और फिर 18 हो गया। तो यहां पर 12% का रेट है, यहां पर 18% का रेट है। अब इवेंट्स कब कब हुए वो देखना है आपको, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है हमको कि हमने सप्लाई सप्लाई और इनवॉइस जो है वो 14 फरवरी को किया है। अब रेट तो 1 फरवरी को ही चेंज हो गया था, तो यहां पर सप्लाई भी बाद में हुआ है और इनवॉइस भी बाद में हुआ है ना। लेकिन पेमेंट कब आया है? पेमेंट कब आया? देखो पेमेंट हमको यहां पर 1 लाख का एडवांस जो मिला है वो पेमेंट ही है, और एडवांस कौन सा महीने में मिला है? हम तो जनवरी मंथ का डिटेल देख रहे हैं, तो जनवरी में मुझे एडवांस मिल गया, है ना। मतलब पेमेंट पहले हो गया है, पेमेंट पहले हो गया। अब इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि अगर देखिए दो इवेंट्स बाद में है ना, तो मेजोरिटी बाद में है तो नया रेट ही लगेगा, मतलब रेट तो आपका 18% का लगेगा। दूसरी चीज टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लाई के साथ कौन खड़ा है ना, जो सप्लाई के साथ खड़ा होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब सप्लाई के साथ मेरा यहां पर इनवॉइस है, तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब मैंने इनवॉइस कब इशू किया है? इनवॉइस इशू किया है 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, राइट। अब हम तो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो जनवरी महीने की कर रहे हैं, तो जनवरी में मेरा कोई लाइबिलिटी आएगा ही नहीं। 14 फरवरी को मेरा लाइबिलिटी आएगा, और फरवरी मंथ का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब जीएसटी का पेमेंट करेंगे, राइट। तो ये 1 लाख रुपीज पे अभी कुछ भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है अपने को। समझ में आया? चलिए देखिए ये पूरा नील हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा 14 फरवरी आ गया है, और इसीलिए जो है एडवांस पे हमको जीएसटी नहीं पे करना है जनवरी मंथ के अंदर। क्लियर हुआ? ये एडजस्टमेंट समझा कि नहीं? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट पे आ जाइए दोस्तों। अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए, देखो एग्जाम के क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। सप्लाई कर रहे हैं एक ओल्ड मशीनरी जो कि यूज की गई थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स में, टू मिस्टर प्रसाद जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर सुबा राव। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोई और दे रहा है, सप्लाई किसी और को हो रहा है, बिल टू शिफ्ट मॉडल लग रहा है मुझे, है ना। और ये रजिस्टर्ड है वाइजाग आंध्र प्रदेश के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इंस्ट्रक्शन तो मिस्टर सुबा राव दे रहा है जो कि वाइजाग आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। मैं कहां का हूं? मैं भी आंध्र प्रदेश में हूं, मतलब इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां तक मैं आ गया, है ना? समझो, इससे रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है ना।
SIL हैज परचेज द मशीनरी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 के जनवरी महीने में यह मशीनरी खरीदी गई थी और इसका कॉस्ट था 6 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब खरीदा था 6 लाख रुपए में और अभी भाई साहब सेल कर रहे हैं 4 लाख रुपए में। 2 लाख का हो गया, यूज हो गया, वियर एंड टियर हो ही जाता है ना। सिंस इनवॉइस वाज आल्सो इशूड इन जनवरी मंथ, आईटीसी वाज एलिजिबल एंड क्लेम्ड ड्यूरिंग द सेम मंथ। आईटीसी उस समय लिया गया था। अब समझो यहां पर एक पॉइंट जो शायद बच्चे मिस कर देते हैं या एग्जाम में कुछ बच्चों ने गलती की भी होगी, वो ये रहती है कि वो सीधा 4 लाख रुपीस पे जीएसटी लगा देते हैं। नहीं दोस्तों, 4 लाख पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जब भी आप आईटीसी लेते हो कैपिटल गुड्स के केस में, तो ध्यान रखना अपने को कंपेयर करना पड़ता है वैल्यू को, है ना। कि एक तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, तो एक अमाउंट तो मेरा हो गया 4 लाख रुपीस पे मैं जीएसटी लगा दूं। 4 लाख पे कितना जीएसटी आएगा, एक बार टोटलिटी में चलते हैं। वैसे तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है तो आपको 99% लगाना रहेगा, लेकिन एक बार हम कैलकुलेशन के लिए टोटलिटी में चलते हैं। सो 4 लाख पे 18% अगर आप करते हो तो 72,000 आता है आपका, है ना। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरा 72,000 आएगा। सर ये कैसे निकाला है, 4 लाख रुपए पे मैंने 18% की रेट लगाई है ना। लेकिन मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, कि जब आपने ये खरीदा था तब आपने कुछ आईटीसी लिया होगा। कितना आईटीसी लिया है, तो देखिए आपने यहां पर खरीदा था ये प्रोडक्ट को, ये मशीनरी को 6 लाख रुपए में, 6 लाख में खरीदा था। 6 लाख पे 18% का जीएसटी लगा होगा, है ना। तो 6 लाख पे 18% का जीएसटी यानी कि 1,08,000, 1,08,000 का आपने आईटीसी उस समय लिया था। अब इसको मुझे लेस करना पड़ेगा कि भैया 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, उसके हिसाब से लेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया, इसमें अपने को लेस करेंगे 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, मल्टीप्लाई बाय कितने क्वार्टर्स होते हैं। अब क्वार्टर्स कैलकुलेट करो, है ना। तो मैंने ये मशीनरी कब खरीदी थी, जनवरी 2024 में खरीदी थी। और बेच कब रहा हूं मैं इसको सेल कब किया है, जनवरी 2025 में बेच रहा हूं, है ना। तो 2024 के तो चारों क्वार्टर्स आ गए, क्योंकि हम कैलेंडर क्वार्टर्स लेते हैं। तो 2024 के 4 क्वार्टर और यहां पर जनवरी मंथ भी आ जाएगा, और जनवरी इवन दो पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी हम फुल क्वार्टर मानते हैं। तो टोटल 5 क्वार्टर्स आपने उसको इस्तेमाल किया है, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 क्वार्टर से। सो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 5 क्वार्टर्स, यानी कि 27,000 रुपए, है ना। तो 27,000 आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा। सो 1,08,000 में से 27,000 लेस कर दो तो ये मेरा आ जाएगा 81,000। अब दो अमाउंट्स को हमको कंपेयर करना रहता है, 72,000 और 81,000। दोनों में से जो हायर अमाउंट रहता है उतना मुझे जीएसटी पे करना रहता है। हायर मेरा 81,000 आ रहा है तो इतना मुझे पेमेंट करना रहेगा, राइट। लेकिन चूंकि ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आप इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा, है ना। सो 81,000 को आप डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि 40,500 सीजीएसटी एंड 40,500 आपको एसजीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। समझा कि नहीं दोस्तों। अब यहां पर देखो 40,500 40,500 इस तरह से निकाला गया है। बिल टू शिप टू मॉडल का केस था तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला वो बताया है ना। और कैलकुलेशन कैसे किया, तो देखो कैलकुलेशन के लिए पूरा ये टेबल बनाया हुआ है। 81,000 और 72,000 दोनों को कंपेयर किया, जो हायर अमाउंट आया 81,000 ही हायर आएगा, उसको यहां पर डिवाइड किया 2 से, तो 40,500 यहां पर आ गया। डन है। चलो अगेन ये एडजस्टमेंट 2 स्टार लगा सकते हो, अच्छा एडजस्टमेंट है ना। इसी के साथ हमारा आउटवर्ड सप्लाई आई थिंक सारी चीजें हमने देख ली ना, कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह भी हो गया। हाँ तो आउटवर्ड सप्लाई टोटल कर दो, बस यहां से टोटल कर लो ये कितनी चीजें हो रही है। 2,31,300 ईच आ जाएगा और यहाँ पर आईजीएसटी में 1,44,000 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आईटीसी का देख लेते हैं। आईटीसी में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट ही हमको दिया हुआ है, पे कर रहे कंसिडरेशन टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड्स ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एट द वर्क प्लेस एज रिक्वायर्ड बाय द लोकल लॉज। अब देखिए ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिया जाता है तो हमने एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा है कि वो एग्जम्प्ट होता है, जीएसटी उस पर नहीं लगता है। अब अगर जीएसटी लगा ही नहीं है तो आईटीसी की तो बात आएगी ही नहीं, है ना। तो ये 60,000 पे कोई भी आईटीसी मुझे मिलेगा नहीं, मतलब मेरा आईटीसी कुछ है ही नहीं। जितना लाइबिलिटी है पूरा का पूरा पे कर दो, डन। सो आईटीसी हमारा निल हो जाएगा, जितना पेमेंट करना है वो पूरा पूरा पैसा पे करना रहेगा। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट वाला आपको यहाँ पर बताना रहेगा कि नो आईटीसी इज अवेलेबल इन द सेम, क्योंकि ये एक तरह का एग्जेम्प्ट सप्लाई है। डन, इजी है। इसी के साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में सर कहां कहां गलती करेंगे एक बार फटाफट से मार्किंग कर ले क्या।
प्रिंटिंग वाला मेरे को आता है ना, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज इश्यूज पता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग से भी मैं समझ जाऊंगा। ये कंसल्टेंसी वाला, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13(6) सबसेक्शन 6 जो है, शायद आपको याद ना है, तो इसको एक स्टार मार्क कर देना। देन कॉर्पोरेट गारंटी थी कि हमने देखा हुआ है, बस ये चीज ध्यान रखना कि 1% पर एनम का दिया है, तो 5 साल है तो 5% लेना रहेगा आपको, है ना, तो वो पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। और ये वाला पॉइंट मैं कहूंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई वाला, है ना, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। उसके अलावा ओल्ड मशीनरी भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो आपको देखना रहता है, कंपेयर करना रहता है टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू और 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लेस करके, है ना, दोनों में से हायर देखना है, तो ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है इसमें। देन तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखोगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। आ जाइए नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आरटीपी सितंबर 25 में पूछा गया है। आरटीपी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, एग्जाम के टक्कर का क्वेश्चन है ये। चलो रीड करते हैं। नंदिता प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इज एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो हैज ब्रांच जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि झारखंड के अंदर है। कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय राजस्थान ऑफिस, मतलब ये राजस्थान की डिटेल हमको दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी महीना का हमको डिटेल दिया है। पहले कुछ आउटवर्ड सप्लाईज दिया है, फिर कुछ इनवर्ड सप्लाईज दिया है, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। पहला कुछ ब्रांच ट्रांसफर किया है, रूल नंबर 28 लगाना रहेगा, बाद में देखेंगे। दूसरा कुछ हमको क्या दिया है, कुछ पिनल चार्जेस वगैरह लगाए हैं, वो भी बाद में देखेंगे। ऑल अमाउंट जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं। ऑल द इनवर्ड सप्लाईज वर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज। दोस्तों ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो भी हम इनवर्ड सप्लाईज दे रहे हैं वो टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो रही है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी यूज हो रही है, तो इस केस में मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा, रूल नंबर 42 यहां पर लगाना पड़ेगा, है ना, वो कॉमन क्रेडिट वाला कैलकुलेशन करके फिर मल्टीप्लाई करना ई बाई एफ से, वो सारी चीजें करनी रहेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी और कंपनी चूजेस द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, मतलब अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो सबसे कम वाला हम लोग लेंगे। रेट जो है वो 99% का है और बेस्ड ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना है, एक तो एलिजिबल आईटीसी कितना है वो बताना है और दूसरा मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है। ठीक है, कर देंगे हम लोग आपके लिए। आ जाओ पहला एडजस्टमेंट पे आ जाइए, पहला एडजस्टमेंट पे। ठीक है, अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट दिए, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना है आपको। एंटर कर रहे हैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी ऑन अ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज विच वॉज सेटल्ड बाय नेटिंग ऑफ द डिफरेंस। देखिए सेटलमेंट कैसे हो रहा है, नेट ऑफ करके, है ना, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और नेट ऑफ करके अगर आप करते हो तो वो सप्लाई नहीं कहलाता है। अगर आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे होते हो तो ही वो सप्लाई कहलाता है ना, तो ये तो सिक्योरिटीज में आ जाएगा, इस पर जीएसटी लगेगा नहीं। आप सिर्फ डिफरेंस के हिसाब से फॉरवर्ड रेट और मार्केट रेट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से सेटलमेंट कर रहे हो, तो कोई भी जीएसटी पे नहीं करना मेरे को 18 लाख रुपीज पे, राइट। तो 18 लाख रुपीज पे मेरा नील हो जाएगा, यहाँ पर कोई जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मुझे इस क्वेश्चन में रिवर्सल वाला कैलकुलेशन करना है, रूल नंबर 42 लगाना है, तो वहां पर हम 1% ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं, है ना, तो ये 18 लाख रुपए का 1% अपने को लेना रहेगा, 18,000 रुपीज। सो वो चीज दिमाग में आना चाहिए आपको। दूसरा, रेंट कर रहे हैं, रेंटिंग ऑफ डंपर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर गिवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया इन झारखंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years टू धनवर्षा बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन झारखंड। ये पॉइंट दोस्तों एग्जामिशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो बाय रोड तो एग्जामिशन मिल जाता है, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन थे। पहला, या तो आप जीटीए हो या फिर कुरियर एजेंसी, ये दो लोगों को ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर चेतन श्रीमाली ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है तो वो एग्जामिशन में कवर होता है। उसी पॉइंट के नीचे हमने एक सर्कुलर दिया था और आपको ध्यान हो कि उसमें हमने देखा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे हो साथ में ऑपरेटर भी है जो चलाने वाला भी है, तो ये एक तरह का रेंटिंग सर्विस है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में कवर नहीं होगा, ये एग्जामिशन में कवर नहीं होगा, ये सेपरेट सप्लाई है और इस पर जीएसटी लगाया जाएगा, राइट। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर जीएसटी अपने को लगाना रहेगा, है ना। रेंटिंग का सर्विस तो 11,50,000 का अमाउंट हो गया और रजिस्टर्ड कहां पे, झारखंड में है, और हम कहां पर है, हम तो राजस्थान में है, तो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा। सो 11,50,000 पे 18% लगा दीजिए, यानी कि 2,07,000 का आईजीएसटी यहां पर लगाया जाएगा, 2,07,000 का आईजीएसटी। ठीक है, यहां पर देखिए नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, समझ में आया, नोट्स ओपन करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई का तो बड़ा ही इजी है, रेंटिंग सर्विस दे रहे हो 12(2) लगाना है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना, रेसिपेंट झारखंड में तो झारखंड ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। डन।
थर्ड केस पे आ जाइए। मैन्युफैक्चर्ड द सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क एंड सप्लाइड इट टू गजोदर ट्रेडर्स, जो कि रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर। सिल्क यार्न हमारा आरसीएम की लिस्ट में आता है, दिमाग चलना चाहिए। दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी एडजस्टमेंट देख चुके हैं हम लोग। हम सप्लायर हैं, ठीक है, तो हम तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बट रेसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या गजोदर भाई साहब रजिस्टर्ड है? क्या बिल्कुल रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर, तो इस केस में आरसीएम लग जाएगा, है ना। तो 80 लाख रुपीस पे हमको जीएसटी पे नहीं करना, ये गजोदर ट्रेडर्स जो है ये टैक्स का पेमेंट करेगा। समझ में आया? दूसरी चीज, चूंकि हमको रूल नंबर 42 भी यहां पर लगाना है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई है और वो ऐड होता है ना, तो ये 80 लाख भी मेरा ऐड होगा एग्जाम सप्लाईज में। देन नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड की गई है 10 स्टूडेंट्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। बहुत अच्छा है यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 10 स्टूडेंट, उनको अकोमोडेशन सर्विस दिया है। द सेड अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड ऑन अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर यूनिट, सॉरी पर स्टूडेंट। अब हमने इससे रिलेटेड एक एग्जामिशन पढ़ा है। एग्जामिशन का एंट्री बोलता है कि अगर आप जो है मिनिमम पीरियड जो है 90 डेज या उससे अबाउ है, और दूसरा जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो 20,000 या उससे कम है, तो फिर एग्जामिशन मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर चूंकि स्टेज जो है वो 6 मंथ का है, तो 90 डेज से ज्यादा हो गया, दूसरा कंसिडरेशन भी 20,000 तक ही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो एग्जामिशन में कवर हो जाएगा, राइट। तो 2 लाख रुपए पे कोई जीएसटी पे नहीं करना है अपने को, तो 2 लाख रुपीज पे नील हो जाएगा। ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, देखो एटलीस्ट 90 डेज होना चाहिए और 20,000 पर पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ना? चलो, इसके साथ साथ अगेन रूल नंबर 42 में हम लोग जब एग्जाम सप्लाई एग्जाम टर्नओवर देखेंगे तो ये 2 लाख रुपए भी आएगा, क्योंकि होली एग्जाम टैक्स भी इंक्लूड होता है ना, तो 2 लाख रुपीज यहां पर आएगा हमारा। देन सप्लाई कर रहे हैं ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू कंसाइनमेंट एजेंट। ओके, सो एजेंट की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं रूल नंबर 29 का हेल्प लग सकता है ना, रूल नंबर 29 का हेल्प लग सकता है। एजेंट का नाम है सुहासिनी ट्रेडर, जोधपुर के रहने वाले हैं राजस्थान में। सुहासिनी ट्रेडर जो है वो इशू कर रहा है इनवॉइस ऑन हिज ओन नेम। अगर एजेंट अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है, और फ्री में भी सप्लाई करोगे तो भी वो हमारा सप्लाई कहलाएगा, राइट। सो ये तो मेरा पैरा 3 वाला हो रहा है। दूसरा, सुहासिनी ट्रेडर सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड होलसेलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश फॉर 5,60,000 ड्यूरिंग द मंथ। ओपन मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है 5,40,000 रुपए का। चलिए, पहली चीज ये डीम्ड सप्लाई में तो कवर हो गया, क्योंकि एजेंट हमारा खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है। अब वैल्यू निकालने के लिए मैं रूल नंबर 29 लगाऊंगा। रूल नंबर 29 मुझे दो ऑप्शंस देता है, बोलता है या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू कितना है? 5,40,000, तो ये तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा बोलता है कि आप अपने जो भी लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो भी प्रोडक्ट अपने अनरिलेटेड कस्टमर्स को बेच रहे हो उसका 90% ले लो, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में 5,60,000 पे बेच रहा है, इसका 90% करते हैं, इसका 90% करेंगे तो आ जाएगा 5,04,000, है ना। अब ये दो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे पास आ गया, कौन सा लूं मैं? तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला था कि मोस्ट बेनिफिशियल ले लेना, है ना। कहां पर बोला था? ये देखो कहीं तो बोला है मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ऑप्ट कीजिए आप, तो हम तो 5,04,000 वाला वैल्यू ले लेंगे, है ना। 5,04,000 ये मेरा वैल्यू हो जाएगा, और इसके हिसाब से मुझे जीएसटी पे करना रहेगा। अब ये मेरा एजेंट जो है वो जोधपुर राजस्थान में ही है, और गुड्स की बात हो रही तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मैं भी राजस्थान में, आप भी राजस्थान में, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, राइट। तो 5,04,000 पे 9% ईच लगा देंगे, 45,360, 45,360 ईच आ जाएगा। डन है। ओपन मार्केट वैल्यू को कंपेयर किया 90% से, जो कि 5,04,000 आया, और फिर हमने लीस्ट वाला लिया तो 5,04,000। ऐसा एक एडजस्टमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन में देखा था, तो आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये बात भी बतानी पड़ेगी कि ये पैरा 3 में कवर हो रहा है, क्योंकि अपने नाम पे इन्वेस्ट इश्यू कर रहे हैं। डन है। चलो, तो यहां पर हमारी आउटवर्ड सप्लाई सारी कंप्लीट हो गई, है ना। और नीचे देख लेते हैं एडिशनल पॉइंट में और कोई आउटवर्ड सप्लाई दिया है क्या हमको? हाँ, दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई है। पहला रीड करते हैं, सम टैक्सेबल गुड्स वर ट्रांसफर टू द कंपनीज ब्रांच, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर, फॉर प्रमोशनल गिफ्टिंग बाय द ब्रांच। सो ब्रांच जो है वो प्रमोशनल गिफ्टिंग करने वाला है। गिफ्टिंग वगैरह करोगे आईटीसी हम लोग नहीं देंगे, है ना। फ्री में गिफ्ट वगैरह देना आईटीसी नहीं मिलता है। इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 और ओपन मार्केट वैल्यू 2,80,000 है। अब पहली चीज, ब्रांच जो है वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर हो जाता है, तो वैल्यू जब निकालूंगा तब मैं रूल नंबर 28 की मदद लूंगा। रूल नंबर 28 क्या बोलता है? ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू मेरे सामने है 2,80,000,
लेकिन जब भी रूल नंबर 28 देख रहे हो तो आपको वो दोनों प्रोविजो भी ध्यान में आना चाहिए। पहला प्रोविजो क्या बोल रहा है कि अगर आप एज सच सप्लाई करते हो तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ले लो। अब ऐसा कुछ एज सच सप्लाई वाली बात तो बोली नहीं। दूसरा प्रोविजो बोलता है कि अगर रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो फिर जो इनवॉइस वैल्यू है वही हमारा ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगा। अब यहां पर हमारा रेसिपेंट जो है क्या वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है क्या? नहीं है सर, वो तो प्रमोशनल गिफ्टिंग के लिए दे रहा है, तो आईटीसी उसको मिलेगा ही नहीं, तो दूसरा प्रोवाइजर भी नहीं लग रहा है। तो इस केस में ये जो मेरा ओपन मार्केट वैल्यू है इसी अमाउंट के साथ हमको गो अहेड करना रहेगा, राइट। सो 2,80,000 का मेरा अमाउंट हो गया। और इस पे चूंकि ये ब्रांच कहां पे है, उत्तराखंड में, हम तो राजस्थान में हैं, तो आईजीएसटी लगेगा 18% का, यानी कि 50,400 रुपए, 50,400। डन। ये देखिए सेक्शन 17(5)(h) का रेफरेंस दिया गया, फ्री गिफ्ट दे रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी ब्लॉक होता है, और रेसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो इसलिए हमने रूल नंबर 28 के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू लिया। समझ में आया? चलो, सो पहला पॉइंट क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने रूल नंबर 28 भी लगा दिया और रूल नंबर 29 भी हमने यहां पर लगाया था एजेंट के केस में, है ना। दोनों रूल्स अक्सर देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। चलिए, अब एक और सेकंड पॉइंट हमको क्या दिया है, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ लोन जिसका अमाउंट है 120 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम मनी मनी बैंक, जो कि राजस्थान में है। अब इस बैंक ने क्या किया है, कुछ पीनल चार्जेस लगाए हैं जिसका अमाउंट है 26 लाख were levied by Money Money Bank in the month of January in compliance with RBI directions. Since Nandita Private Limited failed to comply with the material terms and condition of the लोन कॉन्ट्रैक्ट, आपने कुछ टर्म्स वगैरह जो है कंडीशंस फुलफिल नहीं की थी, इसलिए इन्होंने पीनल चार्जेस लगा दिए। बैंक वाले ऐसा करते रहते हैं, फटाक से मैसेज आता है कि भैया इतना पैसा काट लिए गए, है ना, तो बड़ा दुख होता है उस समय की। तो ये भाई साहब ने 26 लाख रुपए पीनल चार्जेस के लिए, क्या सर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पॉइंट हमारा अमेंडमेंट था, है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये क्या है, ब्रीच किया हमने कॉन्ट्रैक्ट को और उसकी वजह से लगाया गया, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता है ना। सर कहां लिखा है एक बार बता दो ना। तो देखो सप्लाई चैप्टर अपने को ओपन करना रहेगा, और सप्लाई चैप्टर में कहीं तो हमने पढ़ा है, देखो, हाँ, एक मिनट, ये वाला देखो, ये अमेंडेड मैंने लिखा हुआ भी है ना, पीनल चार्जेस, पीनल चार्जेस बीइंग लेविड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इस केस में नो जीएसटी इज पेएबल, कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं रहती है। समझ में आया? सो 26 लाख रुपीज पे कोई जीएसटी पे नहीं करना है अपने को। 26 लाख, नो जीएसटी विल बी पेएबल। डन। चलो, सो इसके साथ हमारी टोटल सारी आउटवर्ड सप्लाईज पूरी होती है, टोटल करोगे आपका अमाउंट आ जाएगा 45,360 और 257,400। डन। अब आईटीसी की बात करते हैं, आईटीसी का क्या है देखते हैं, इनवर्ट सप्लाईज। पहला, अवेल कर रहे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम वाइड फ्रेम इवेंट्स, जो कि रजिस्टर्ड है राजस्थान के अंदर। सप्लायर की बात हो रही है ना, सप्लायर रजिस्टर्ड है। हम जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं तो रेसिपेंट का देखना होता है कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, राइट। तो ये चीजों में भी छोटी छोटी गलतियां कर लेते बच्चे। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च, जो कि कन्वेंशन सेंटर है दिल्ली में हुआ है, ठीक है भैया। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट की बात हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालूंगा मैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 7 से। क्या बोलता है, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां पर रजिस्टर्ड रेसिपेंट तो हम ही है क्योंकि हमारी इनवर्ट सप्लाईज है। अब हम क्या रजिस्टर्ड है क्या? बिल्कुल भैया, हम रजिस्टर्ड है राजस्थान के अंदर, तो इस केस में राजस्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, राइट। चलो, सो इस केस में 5,50,000 पे हमको आईटीसी यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया? 5,50,000 पे आपको 9% ईच यहां पर लगाना है और आपको आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आया क्या? इट इज इंटरेस्टेड सप्लाई, इस प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है जो कि राजस्थान है। फर्दर आईटीसी ऑफ सर्विस यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज आल्सो अवेलेबल। डन। क्लियर है क्या? सप्लाई भी राजस्थान में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाइए, परचेज किया है हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन फ्रॉम टेक फैब इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि रांची का रहने वाला है, झारखंड, है ना, हमारे थाला जहां के है ना, वहां का रहने वाला है, टू प्रोड्यूस टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, टैक्सेबल आइटम्स के लिए। ठीक है भैया। अब देखिए, वैसे जो भी मेरा आईटीसी है ना, उसको मुझे
रिवर्सल करना पड़ेगा, वो मेरा कॉमन क्रेडिट में ही आएगा। लेकिन यहां पर टैक्सेबल आइटम्स के लिए ही है ये सिर्फ, मतलब ये मेरा T4 है, समझ रहे हो, ये मेरा T4 है, तो इसका क्रेडिट मैं जब भी कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए है। अब आगे और क्या दिया हुआ है, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द मशीनरी वर ब्रॉट एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि झारखंड में है, एंड असेंबल्ड एंड कमीशनड देयर एट, एंड देयर आफ्टर रेसिपिएंट इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल इट डिलीवर्ड, इट्स डिलीवरी वाज कंप्लीटेड। ठीक है, पहली चीज, सप्लायर कहां का है? सर सप्लायर तो हमारा रांची झारखंड का है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में सर हमको कुछ समझ आया नहीं इतना क्लियरली, बट कुछ असेंबल असेंबल वर्ड सुनाई दिया था। असेंबल के केस में सेक्शन नंबर 10 लगाएंगे, 1 लगाएंगे और क्लोज नंबर डी लगाएंगे। क्लोज नंबर डी क्या बोलता है? जहां पर इंस्टॉलेशन या असेंबली किया जाता है, तो जहां पर वो एक्चुअल में परफॉर्म किया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब आपने ये इंस्टॉलेशन असेंबली कहां किया है? झारखंड के अंदर ही किया है, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी झारखंड हो गया, राइट। अब सप्लायर मेरा झारखंड का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी झारखंड में, लेकिन रेसिपेंट जो है, रेसिपेंट जो कि हम हैं, हम कहां गए हैं? हम तो राजस्थान के दोस्तों, तो आईटीसी मिलता ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि देखो जो सप्लायर होगा वो मुझे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाएगा, लेकिन मुझे तो आईजीएसटी का बिल चाहिए, तो मैं उसका क्रेडिट ले ही नहीं पाऊंगा। ऐसा सेम केस हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी देखते हैं ना, कई होटल वगैरह बुक कराया होता है, आपको आईटीसी नहीं मिलता है, सेम चीज यहां पर हो रही है। तो इस केस में हमको 1 लाख रुपीज पे आईटीसी मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं रही? सॉरी, यहाँ पे अमाउंट, ओके सर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी या तो 2 लाख कर दो, है ना, यहाँ पर भी 2 लाख कर दो। सो इस केस में हमको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ITC on the same will not be available since recipient जो है of the said intrastate supply is located in different states as that of place of supply। डन है? चलो अच्छा पॉइंट है ये वाला। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे हमारे। अब अगर इसका आईटीसी मिलता तो मैं इसको T4 के अंदर डालता, लेकिन आईटीसी मिला ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, है ना। चलो सो पहला वाला क्रेडिट तो मेरा कॉमन ही है। थर्ड वाला देखते हैं, परचेज किया 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जिसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी का ही है। अगर 25 सीसी का ही इंजन कैपेसिटी होता है तो वो मेरे मोटर व्हीकल में नहीं आता है और उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा हमारा 17(5)(a) के अंदर, है ना, तो क्रेडिट मुझे मिल जाएगा इस केस में। फॉर यूज बाय इट्स एम्प्लॉइज फॉर कम्यूटिंग विद इन द ऑफिस प्रीमाइसेस एंड नियर बाय क्लाइंट लोकेशन, स्कूटर वर सप्लाइड इन जयपुर बाय जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर जो कि लोकेटेड है केरला के अंदर। ठीक है, चलो सो अब इस केस में आईटीसी तो मुझे मिल जाएगा, 1,80,000 पे आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन क्या है, इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है? देखिए गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर, गुड्स में मूवमेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल मूवमेंट हो रहा है सर, तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, स्कूटर वर सप्लाइड इन जयपुर, जयपुर में सप्लाई किया जा रहा है, तो इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, है ना, और आईजीएसटी लगेगा। सो 1,80,000 पे 18% आईजीएसटी लगा होगा, 32,400 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? सो दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी, पहला क्रेडिट ब्लॉक नहीं है क्योंकि इंजन कैपेसिटी 25 सीसी का है, तो ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में ही नहीं आता। दूसरी चीज हमारा जो है मूवमेंट टर्मिनेट जहां होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, तो इस केस में हमारा ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो डीलर है वो तो केरला का है, हम राजस्थान के, राइट। अब ये तीनों अमाउंट को आपको देखना है, ये आईटीसी सीएनएस और ये वाला तीनों अमाउंट जो है इसको मेरे को प्रोपोर्शनल, मतलब ये मेरा कॉमन क्रेडिट है, इसको मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। सर रिवर्सल कैसे करते हैं? रिवर्सल करने के लिए E/F चाहिए होता है, एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर। एग्जाम टर्नओवर वैसे तो जब ये एडजस्टमेंट बता रहा था मैं तभी मैंने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी, बट फिर भी एक बार कैलकुलेट करते हैं, है ना। एग्जाम टर्नओवर में क्या क्या आएगा? पहला चीज सिक्योरिटीज जो है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज होता है, उसका 1% ऑफ सेल वैल्यू, यानी कि 18 लाख का 1% 18,000 रुपए होता है ना। तो मैं एग्जाम टर्नओवर अगर मैं निकालूं तो 18,000 आ जाएगा। दूसरा और देखो और क्या क्या चीजें आएगी, ये आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई सेल कियान का 80 लाख रुपीस, ये भी मेरा आ जाएगा कैलकुलेशन में। चलो और क्या क्या आएगा, ये अकोमोडेशन सर्विस जो कि एग्जाम्पशन में कवर हो गया था, है ना, 2 लाख रुपीस, तो ये भी मेरा आ जाएगा कैलकुलेशन में। और क्या आएगा उसके बाद? ठीक है, एजेंट को सप्लाई किया और पिनल चार्जेस वगैरह, ठीक है, ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पशन में नहीं आता है ना। तो बस इन तीनों को टोटल कर दो, 80 लाख प्लस 2, 82 लाख 18,000, 82 लाख 18,000, ये मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर आया है। अब मुझे टोटल टर्नओवर चाहिए, है ना,
तो टोटल टर्नओवर बस इसी में जोड़ते जाओ, 82,18,000 कैलकुलेटर में ले लो, फिर ऐड करते रहना है ना। क्या क्या चीजें ऐड करनी है देखो अब इसमें फिर से देखने का। ये फर्स्ट वाला ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड वाला अमाउंट आपको ले लेना है, तो इसमें 11,50,000 आपका आ जाएगा। देन ये थर्ड वाला अमाउंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये 2 लाख रुपीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर ये हाँ ये एजेंट वाला इसमें हमको देखना रहेगा है ना, तो ये हमको ऐड करना है। टोटल टर्नओवर में तो सब चीज आती है। अब इसमें हमने वैल्यू क्या लिया था, तो कंपेयर किया था है ना 90% से, तो ये 5,60,000 का 90% लिया था, तो वो कितना आया था देखो 5,60,000 का 90%, ये 5,04,000 रुपए। तो ये 5,04,000 मुझे ऐड करना रहेगा। देन उसके अलावा हमने और क्या सप्लाई किया है, ब्रांच ट्रांसफर किया है। ब्रांच ट्रांसफर के केस में हमने ओपन मार्केट वैल्यू लिया था 2,80,000 का, तो वो भी मुझे ऐड करना है। तो 2,80,000 भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा मैंने ये पीनल चार्जेस पे किए 26 लाख के, क्या सर इसको भी इंक्लूड कर लो, क्या नहीं करना है दोस्तों, ये मेरे टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है, ये सप्लाई ही नहीं है ना, सप्लाई ही नहीं तो टर्नओवर में तो आएगा ही नहीं। इसीलिए जितना कैलकुलेशन किया उतना का उतना ही आपका फाइनल हो जाएगा। देखो अब दिख रहा है क्या, 10152,000, ये मेरा टोटल टर्नओवर हो जाएगा 10152,000। बस मेरा अब एग्जाम टर्नओवर आ गया। ई बाय एफ आप ऐसे कर लोगे, उसको मल्टीप्लाई करो, पहले सीजीएसटी के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, जितना सीजीएसटी का आएगा उतना ही एसजीएसटी का आएगा, और फिर आईजीएसटी के अमाउंट से सेम मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना रिवर्सल करना है ना। अब देखो मैं आंसर आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ये जो हमने कैलकुलेट किया 82,80,000, 82,18,000 ये हो गया, और 10152,000, 10152,000 राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रिवर्सल का अमाउंट आ जाएगा। रिवर्सल करने के बाद बाकी का जितना क्रेडिट बचा हुआ है, ये क्रेडिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, राइट। तो ये हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। देखो यही चीजें हमने यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल फॉर सेटअप हो जाएगा, बाकी का पैसा जो है हम यहाँ पर कैश में पे कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे निकाला है, ये 18,000 कैसे आया वो भी बताया हुआ है, सॉरी 82,80,000 कैसे आया वो बताया, और टोटल टर्नओवर कैसे निकाला वो भी यहाँ पर बताया हुआ है ना, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। समझ में आया। चलो सर यहाँ इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती करेंगे हम लोग, फटाफट से बता दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है ये रेंटिंग ऑफ डंपर्स वाले में है ना, अगर एग्जामिनेशन चैप्टर में वो सर्कुलर नहीं समझा या नहीं पढ़ा तो यहाँ मिस कर जाओगे, राइट। दूसरी चीज सिल्क यार्न वाला पॉइंट मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। हाँ ये अकोमोडेशन सर्विस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट्स ध्यान रखना है, 90 डेज से ज्यादा होना चाहिए और 20,000 से कम अमाउंट या 20,000 के इक्विवेलेंट अमाउंट होना चाहिए। एजेंट्स वाला पॉइंट काफी दफा देख चुके हैं हम लोग, रूल में 29 लगाना है। ब्रांच ट्रांसफर वाला भी देख चुके हैं हम लोग। पीनल चार्जेस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अमेंडमेंट से पूछा गया, अच्छा पॉइंट रहेगा है ना। तो ये मेरा ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो मेरे टोटल टर्नओवर में भी इसको नहीं लेना है मुझे, राइट। उसके अलावा आईटीसी में अगर पॉइंट्स देखे जाए तो आईटीसी में आई थिंक सब मैनेजेबल है यार, कोई दिक्कत आएगा नहीं। हाँ ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें ध्यान रखना कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में और रेसिडेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो आईटीसी नहीं ले सकता है। डन। इसके साथ हमारे आईटीसी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। मैंने पूरा ट्राई किया कि डिटेल में हर एक चीज को आपको समझा पाऊं, नोट से लिंक करके मैंने आपको सारी चीजें बताई है। आई होप आपको समझ में आया है ना। अब अगर आप जो है इस वीडियो का पूरा फायदा लेना चाह रहे हो है ना, तो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये वीडियो एंड होने के बाद जो एटलीस्ट 2 एग्जाम के क्वेश्चन आप जो जनवरी 26 में पूछा गया, एक तो वो क्वेश्चन और एक सितंबर 25 के एग्जाम में पूछा गया, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है यार दोस्तों। आधा घंटा या हो सकता है 40-50 मिनट लग जाए, लेकिन एक बार बैठ करके खाली पेज लेकर के लिख डालो है ना, जैसा भी हो रहा है हमको पता तो चले, सेल्फ इवेल्यूएट तो करें अपने आप को कि हमारा आंसर कैसा दिख रहा है, फिर हमारा आईसीए का आंसर कैसा दिख रहा है, दोनों को कंपेयर तो करें तो पता चलेगा कितना पानी में है कितना बाहर है ना। सो अभी अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप कर देना तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार दोस्तों कि कैसा लगा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ढेर सारा कंटेंट आपके अटेम्प्ट के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।